तो टाइप्स ऑफ टेंडेंस में हम लोगों ने जो है वो बात करी थी पोजिशनल टेंडेंस एंड एनर्जी स्टोरिंग टेंडेंस के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। और हम लोगों ने बात करी थी कि हमारे नंबर ऑफ टेंडेंस जो हैं वो हमेशा लिगामेंट्स के टेंडन मींस लिगामेंट्स के नंबर से हमेशा ज़्यादा रहेंगे। और वो कितने थे? 4000 टेंडेंस हमारे, अराउंड 4000। कभी भी आप स्पेसिफिक ऐसे मत कहिएगा कि 4000 3999 प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं बोलिएगा, राइट? अराउंड, राइट, ओके। एनर्जी स्टोरिंग टेंडन का काम था हमारा एनर्जी स्टोर करना, और पोजिशनल टेंडेंस का काम था हमारी बॉडी को पोजीशन प्रोवाइड करना। उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी, जैसे स्पाइनल कॉलम के साइड में दो मसल्स हैं, वो क्या है उनका नाम? सब लोग नहीं बोल रहे। स्पाइनल इरेक्टर, ओके फाइन। इरेक्टर कहते हैं जो आपको खड़ा करने में, इरेक्ट करने में मदद करे। इरेक्टर, इनएक्टर नहीं, इरेक्टर। इरेक्टर, राइट, ओके। तो स्पाइनल इरेक्टर जो है वो एक एग्जाम्पल है हमारी पोजिशनल, ठीक है नहीं, राइट। ज़्यादातर टेंडेंस हमारे जो हैं वो मींस पोजिशनल भी हैं और वो एनर्जी स्टोरिंग भी हैं हमारे, ठीक है नहीं, राइट। पोजिशनल जो हमारे टेंडेंस हैं वो आपकी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाए या कोई एक पेक्यूलियर स्टेट, एक पोजीशन ले ले, कोई भी, ज़रूरी नहीं वो स्ट्रेट ही हो, राइट। से फॉर एग्जांपल मैं एक साइड में झुक गया, ओके फाइन। अभी ये झुकना जो है वो, अब जाहिर सी बात है वो मेरी मसल्स अभी भी हड्डी से अटैच्ड हैं सारी, ओके। तो इनको भी अब पोजीशन में संभाल के रखेंगे तो वही टेंडेंस रखेंगे, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं, उसको उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किया नहीं जाएगा उनका, राइट। तो वही टेंडेंस हमारे जो हैं, जो अभी एनर्जी सेविंग थे हमारे, अभी वही जो है वो पोजीशनल का एक्ट भी करेंगे, ताकि मुझको इसी उसमें ग्रुप में इसी पोजीशन में मुझको मेंटेन कर पाएँ वो लंबे समय तक। यहाँ तक बात बिल्कुल हमारी आपकी क्लियर हो रही है, राइट। एनर्जी सेविंग का काम है एनर्जी को सेव करके रखना, ताकि आपको नेक्स्ट फेज ऑफ योर मूवमेंट जो है वो एफिशिएंट हो सके। यहाँ तक हमारी बात जो है वो क्लियर हो गई थी, हम लोगों ने बात कर ली थी, राइट। एक्यूलीज टेंडन की स्टोरी हम लोगों ने समझने की कोशिश कर ली थी, ओके फाइन। वो तो कह रहे थे यहाँ पे प्रोजेक्टर का कल काम हुआ है, ओके फाइन। अभी हम लोग लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। लिगामेंट्स हमारी बॉडी में अराउंड 900 है, 900, ठीक है, ओके फाइन। लिगामेंट्स का हमें आपको सबको कल हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी। हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखने वाला सब्सटेंस इज कॉल्ड लिगामेंट। बोन टू हड्डी, okay fine, bone to hadi is also a ligament, bone to muscle is a tendon is, right fine। तो हमारा ये जो लिगामेंट है ये बहुत ही डेंसली जो है वो फाइब्रस टिश्यू होता है। ये लिख लिया आप इसको, डेंसली फाइब्रस टिश्यू। बहुत फाइबर्स हैं इसके अंदर और बहुत डेंस्ड होता है ये। डेंस्ड मतलब गछा हुआ, डेंस्ड, फाइबरस, डेंस्ड, फाइबरस, ये हमारा सब्सटेंस है, राइट। फाइबर का है और डेंस्ड है। डेंस्ड कहते हैं गछा हुआ, राइट। जैसे यहाँ पर अभी जो है वो से फॉर एग्जाम्पल अभी 50 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर अभी 50 और ले आए हम, थर्ड सेमेस्टर बीपीएड और आ जाए, तो ये क्लास जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड क्लास हो जाएगी, मीन्स गच्छी भी हो जाएगी बिल्कुल।
एक दूसरे से सटे हुए, घुसे हुए, ऐसा करके बैठे हुए हैं सब, राइट। तो दैट इज कॉल्ड डेंसली पैक्ड। तो ये डेंसली पैक्ड जो है वो बैंड ऑफ फाइबर है। बैंड कहते हैं, बैंड तो हम लोग समझते हैं ना, बैंड, तो वो बैंड एक है और वो एक फाइबर इस तरीके का, वो डेंसली पैक्ड है, राइट। ओके फाइन। ओके, अभी तक हम लोगों ने बात करी लिगामेंट के बारे में कि लिगामेंट वो होता है जो हमारी बोन टू बोन को जोड़ करके रखता है, राइट। लेकिन हमेशा जो है वो लिगामेंट बोन टू बोन को जोड़ के नहीं रखता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन हम लोग साथ साथ जो है वो कंपटीशन की भी तैयारी करते चल रहे हैं, राइट। कुछ लिगामेंट्स इस तरीके के होते हैं जो हमारे वाइसरल ऑर्गन्स को सपोर्ट करके रखते हैं। वाइसरल ऑर्गन्स कहते हैं वो ऑर्गन्स जो हमारे पेट में मौजूद होते हैं और अंदर से खाली होते हैं। जैसे हमारा स्टमक, राइट, ऐसा थैली है, अंदर से खाली है, उसके अंदर आप कुछ डालते हैं तो वो भर जाता है, जिसको हम कहते हैं पेट भर गया, राइट। लाइक हमारी आंतें, इंटेस्टिन्स, लार्ज हो चाहे स्मॉल हो, वो अंदर से पाइप नुमा है, पाइप की तरह, पानी के पाइप की तरह, और वो उसके अंदर जब खाना जाएगा तब वो भर जाएंगी, अदरवाइज वो खाली रहेंगी, राइट। तो दीज आर दी वाइसरल ऑर्गन्स। वाइसरल की स्पेलिंग आप लोग लिखना चाहें तो VISCERAL, वाइसरल। वाइसरल अपनी अपनी भाषा में लिखना चाहें तो अपनी अपनी भाषा में भी लिख लीजिए, वाइसरल, राइट। वाइसरल ऑर्गन्स हैं ये हमारे। ये वाइसरल ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पेट के अंदर मौजूद हैं, ये हमारे पेट में मौजूद हैं, और इन वाइसरल ऑर्गन्स को आपस में पकड़ के रखना, जोड़ के रखना, ये हमारे लिगामेंट का काम होता है। तो लिगामेंट हमारा हमेशा बोन टू बोन को जोड़ के नहीं रखता है, राइट। वो वाइसरल ऑर्गन्स जो पेट में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि वो तो वैसे तो ढीले ढाले से, मीन्स पेट अलग है, आंतें अलग हैं, किडनी अलग है, लीवर अलग है, गॉल ब्लैडर अलग है, डायाफ्राम एक मसल होती है जो हमारी रेस्पिरेटरी मसल होती है जिससे हम सांस लेते हैं, वो खींचती पंप है, राइट, वो एक अलग चीज़ है, राइट। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अगर बिल्कुल अलग अलग पड़ी रहेंगी तो इस बात का ख्याल रखिएगा, अगर ये चीज़ें अलग अलग रहीं तो ये चीज़ें आपस में जो है वो कहते हैं ना, जैसे वो एक किचन में अगर बर्तन है तो वो दो बर्तन है तो खट टन 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 बोलेंगे, राइट, तो फिर वो इस तरीके से बोलेंगे। अच्छा, ये जो बोलेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ आपके मुंह से आएगी, पेट में दर्द हो रहा है, राइट। उनको पकड़ के रखने के लिए जो बैंड हमारा, जो फाइबरस बैंड है, उनको आपस में जो पकड़ के इंटैक्ट रखता है, इसी वजह से आप आसानी के साथ भाग लेते हैं, कूद लेते हैं, गिर जाते हैं, जंप मार लेते हैं, क्योंकि वो पकड़ के रखे हुए हैं। दैट फाइबरस बैंड इज कॉल्ड लिगामेंट। तो अगर आपने कहीं ये सीखा है कि हड्डी टू हड्डी रहता है लिगामेंट, तो नहीं, हड्डी टू हड्डी नहीं रहता, ठीक है नहीं, ये बात समझ में आ गई हमारे आपके? ओके फाइन। उस जो वाइसरल ऑर्गन्स को रखता है उसको हम कहते हैं डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, ऐसे लिगामेंट को हम डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम बोलते हैं, जो एक वाइसरल ऑर्गन को दूसरे वाइसरल ऑर्गन से कनेक्ट करके रखता है। राइट, आपके पास 2 मिनट हैं, आप लिख लीजिए आपको जो कुछ लिखना है अभी। जी सर, जो डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम में वो वाइसरल ऑर्गन जो पकड़ के रखता है वो है ना? पेट में वाइसरल ऑर्गन्स को जो पकड़ के रखता है, दैट इज कॉल्ड, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड, द नेम ऑफ दैट लिगामेंट इज डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम।
द नेम ऑफ द लिगामेंट इज डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम. That is a ligament and its name is a double layer of peritoneum. अब आपको अगर मीन्स किसी भी कंपटीशन में इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी के साथ जो है वो उसको कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे. तो आपको कुछ कॉम्पिटिशन्स में जो है वो सिर्फ पेरिटोनियम के नाम से भी मिल सकता है. डबल लेयर हो सकता है, ना दें. वो डबल लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक तरफ से पकड़ता है, दूसरी तरफ से भी पकड़ता है, इसलिए उसको बोलते हैं ये डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम. बीच में उसने पकड़ रखा है बहुत सारे वाइसरल ऑर्गन्स को. ठीक है नहीं? तो हो सकता है वो डबल लेयर ना कहें आपसे, सिर्फ पेरिटोनियम कह दें, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको. ओके फाइन, हो गया. ये लिख लिया आप लोगों ने सबने? कोई रह गया लिखने से? फाइन. ये तो हमारा एक काम हो गया. लिगामेंट एक तो बोन टू बोन है, वो तो बहुत सिंपल सा है. हम फिज़िकल एजुकेटर्स के लिए मोस्टली वही काम है बोन टू बोन वाला, राइट. बोन टू बोन वाला हमारा इसलिए काम है क्योंकि हमको चोट लगती है तो बोन टू बोन वाले लिगामेंट में लगती है आमतौर से, ज़्यादातर. इसलिए हम लोगों को पूरे थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है वो लिगामेंट जब भी डिफाइन किया जाता है फिजिकल एजुकेशन में, जब भी पढ़ाया जाता है तो वो बोन टू बोन वाला ही पढ़ाया जाता है. ठीक है नहीं? लेकिन कंपटीशन का लेवल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे सवालों का मीन्स जो एग्जामिनर है वो अंदर से खोद करके लेकर के आता है, राइट. अब वो आपसे फिर इस तरीके के सवाल भी पूछने लगेगा, वो कौन सा लिगामेंट है जो आपके वाइसरल ऑर्गन्स को पकड़ के रखता है. वाइसरल ऑर्गन्स ही नहीं पता हमको तो हम लिगामेंट भी नहीं पकड़ पाएंगे, या नाम नहीं पता तो नहीं पकड़ पाएंगे, राइट. ओके, तो एक तो हमारा बोन टू बोन है, एक हमारा जो है वो वाइसरल ऑर्गन्स वाला है. एक और लिगामेंट हमारे पास है जो बोन टू बोन नहीं है, जो बच्चा टू माँ है. माँ के पेट के अंदर जब बच्चा है, जब तारिक मुर्तज़ा अपनी माँ के पेट के अंदर थे तो वो अपनी माँ से कनेक्टेड थे लिगामेंट से, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भनाल. बोलते हैं ना हम लोग गर्भनाल, वो जो ट्यूब होता है, राइट. वो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं, वो पूरा खाना खाने के लिए है उसका, वो पूरा सर्वाइवल उसका जो है वो उस ट्यूब पे डिपेंड करता है. वो अपनी माँ से कनेक्टेड है, राइट. वो ट्यूब यहाँ लगा हुआ है बेली बटन पर, टुंडी पे लगा हुआ है, और वो एक माँ से कनेक्टेड है, राइट. वो वहाँ से सप्लाई उसको कंटिन्यूसली मिल रही है, उसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, उसको खाना भी मिल रहा है, उसको पानी भी मिल रहा है उसको, राइट. सारी चीज़ें उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स भी वहाँ से बाहर जा रहा है, सारा कुछ उसका उस गर्भनाल से हो रहा है. दैट गर्भनाल इज ए लिगामेंट. दैट कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है नहीं, बच्चा टू माँ और माँ टू बच्चा, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड. अम्बिलिकल गर्भनाल. फाइन. दैट अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट गर्भनाल इज ए लिगामेंट. तो लिगामेंट इज नॉट that substance only which connects bone to bone, but it also connects visceral organs with each other, and it also connects yet to born baby, अभी नहीं पैदा हुआ है, yet to born baby to mother, right. वो भी लिगामेंट है आपका. तो हमारे पास ये 3 तरह के बड़े लिगामेंट्स हैं इस तरीके के फंक्शनल लेवल पर. वाइसरल वाला एक बार और बता दूं मैं आपको. मैं ये कह रहा हूं कि पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हम जहां तक को पेट कहते हों, राइट, ये सारा हमारा पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं,
इनको आपस में सब अलग अलग हैं। किडनी छोटी सी चीज़ है, वो एक अलग है, लीवर अलग है उसके ऊपर रखा हुआ, डायफ्राम एक चीज़ है, एक मसल है वो अलग रखी हुई है, पेट अलग हैं, आंतें अलग हैं, है ना। ओके, ये सारे जो हैं वो सब अंदर से खोखले हैं, राइट, इसलिए इनको हम वाइसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके फाइन। अब ये सारे जो हैं वो किसी न किसी रस्सी से बंधे हुए होंगे। जैसे हमने और आपने अपने कपड़े ढीले ढाले से होते हैं, सब अलग अलग इंटाइटी के होते हैं, सब एक कपड़ा अलग, ये कपड़ा अलग, ये कपड़ा अलग। इनको हमें जब भी सफ़र करना होता है तो हमें इनको ऊपर से एक जगह से कहीं से बांधना होता है। अगर नहीं बांधे तो हमारा सारा सफ़र जो है वो SUFFER वाला सफ़र हो जाए, है ना, राइट। तो अभी हमारे जो वाइसरल ऑर्गन्स हैं अंदर, वो सारे वाइसरल ऑर्गन्स भी इसी तरीके से वो ऊपर वाले ने बांध के दिए हैं हमको। वो जिस रस्सी से बंधे हुए हैं, दैट रस्सी इज कॉल्ड डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है नहीं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि उसको डबल लेयर कहा जाए जी। कोई बात नहीं है सर, आइए आइए, आप नहीं लेट हुए बेटे, हमने जल्दी शुरू कर लिया, शाबाश। ओके फाइन। तो वो हमारा डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम है। ज़रूरी नहीं है कि उसको डबल लेयर कहा जाए, उसको सिर्फ पेरिटोनियम के नाम से भी हम कह सकते हैं। और एक हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एक लिगामेंट है, पेरिटोनियम एक हमारा लिगामेंट है, और बोन टू बोन वाला हमारा एक लिगामेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमारे आपके? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से 2 मिनट में कुछ लिख लीजिए जो लिखना हो आपको भी। किसमें? ये सिंपल वेसरल है। अम्बिलिकल में तो सिर्फ अम्बिलिकल होगा, अम्बिलिकल में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, वो तो एक ही बैंड है बस, राइट। ओके, वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड बड़े काम की कॉर्ड है। उसके अंदर जो है वो सारे स्टेम सेल्स हैं। स्टेम सेल्स किनको कहते हैं? स्टेम, स्टेम समझते हैं? तना, राइट, है ना। उस तने पे पूरा पेड़ जो है वो निर्भर करता है, मीन्स जड़ पे भी करता है, लेकिन जड़ के बाद जो दिखने वाली चीज़ है जिस पे करता है, जड़ तो नहीं दिखती, लेकिन जड़ जिसके बाद जो दिखने वाली चीज़ है जिस पे पेड़ की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, निर्भर करती है, वो तना है, राइट। ओके, ये अम्बिलिकल कॉर्ड चूंकि दिखाई देती है इसलिए इसको जो है वो स्टेम सेल, इसके जो सेल्स हैं वो स्टेम सेल्स होते हैं, STEM, स्टेम सेल्स, राइट। स्टेम सेल्स आपके जीवन का पूरा आधार, मीन्स माँ से कनेक्टेड पे भी और माँ के बाद भी, राइट। अभी क्या होता था, मीन्स आपकी पैदाइश तक भी ऐसा होता था, अभी भी ज़्यादातर जगहों पे ऐसा ही होता है कि बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आया वैसे ही वो डिस्कनेक्ट किया गया माँ के पेट से, माँ से उसका डिस्कनेक्ट किया गया, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो उसको कहीं एक प्रिजर्व करके और उसको कहीं ज़मीन अमीन में गाड़ देते हैं। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऐसे ही है। लेकिन वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो हमने गाड़ दी, हमने जो फेंक दी एक्स्ट्रा समझ के, वो कभी भी उस बच्चे के लिए आगे चल के बड़े काम की चीज़ हो सकती है। करोड़ों रुपए की होती है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड, करोड़ों रुपए आपके बचा सकती है कभी भी, राइट। वो स्टेम सेल की खासियत क्या है और उसका स्टेम सेल नाम क्यों है? स्टेम सेल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उससे आपकी बॉडी का कोई भी ऑर्गन अगर डैमेज हो गया है तो उससे सेल से रीजनरेट करके आपका वो ऑर्गन बना लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहां से मैं जल जाऊं, ओके, हड्डी बची है, खाल मसल वो सब खत्म हो गई है, ओके फाइन, ओके। अगर वो अम्बिलिकल कॉर्ड, अगर वो लिगामेंट, अगर वो स्टेम सेल अगर मौजूद है, राइट, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, वहां से बना लेंगे।
मेरे लिए, वो अलग से बैंक में रखा होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड बैंक होता है, राइट, वो वहाँ से उठाएंगे उसका मेरे नाम का, वो चल भले ही 50 साल पहले उन्होंने जमा किया था उसको, वो वहाँ से निकालेंगे और उससे स्टेम सेल जनरेट करेंगे। वो स्टेम है ना, वो तना है। अब हमें समझ में आएगा कि वो तना क्यों कहलाता है, राइट, ओके। दूसरा तरीका अभी तक जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो उन्होंने थाइज से, उन्होंने मेरे बटक से, उन्होंने मेरे पेट से, कहीं से उन्होंने छोटी थोड़ी मसल्स निकाली और वो यहाँ प्लास्टिक सर्जन्स ने उसको फिक्स कर दिया ऐसा करके। तो ये भी एक तरीका है जो अभी तक चल रहा है। इसके बाद और डेवलपमेंट अभी हुआ तो उन्होंने इस तरीके से अब करना शुरू कर दिया कि उन्होंने वो स्टेम सेल से ले करके और जो है उसको कर लिया, राइट। तो वो स्टेम सेल है, वो अम्बिलिकल कॉर्ड है आपकी, और वो लिगामेंट है। तो उसके अंदर जाहिर सी बात है, उसके अंदर खाना होगा, उसके अंदर ब्लड होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उसको वो सब साइंटिस्ट उसको साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद उसको प्रिजर्व करके आपका एक जगह रख देते हैं, राइट। वो आपका उसके अंदर जेनेटिक कोड है, आपका जेनेटिक कोड आपका हर सेल में है, राइट। मैंने अभी जो है वो ऐसे हाथ झाड़ा तो कम से कम हज़ारों लाखों जो है वो गिर गए सेल्स। अच्छा, जितने भी सेल्स गिर गए अभी ना, ये सारे सेल्स में हर सेल के अंदर जो है वो मेरा जेनेटिक कोड है। आप जहाँ बैठे हुए हो वहाँ पे आप जेनेटिक कोड अपना छोड़ के जा रहे हो, राइट। थूक है, ये इसके अंदर जेनेटिक कोड है। दिस इज़ ए डेंजर ऑफ एनाटॉमी। आई एम सॉरी टू से, बड़ा अजीब सा लगेगा आप लोगों को, लेकिन अभी 2:30 बजे देखोगे आप डेंजर ऑफ, दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है नहीं, ओके। तो डेंजर का ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो है वो हर जगह हमारा जेनेटिक कोड है, लेकिन हर जगह का जेनेटिक कोड हमारे काम का मीन्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे और दूसरे कामों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए फिर हमको जो है वो हमको अपना अम्बिलिकल कॉर्ड लिगामेंट चाहिए होता है, और वो हमारा स्टेम सेल होता है। और फिर वो आपका जो है वो दुनिया भरी की चीज़ें आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड, आपकी बॉडी से, एनाटॉमी से और फिजियोलॉजी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपको वो बना करके देते हैं। तो उसको हम लोग जो है वो कहते हैं स्टेम सेल, ओके फाइन। हर चीज़ की स्टडी होती है, हर चीज़ की स्टडी का कुछ ना कुछ नाम है। सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी, टिश्यूज़ को कहते हैं हिस्टोलॉजी, राइट। इसी तरीके से लिगामेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेस्मोलॉजी, DESMO, डेस्मोलॉजी। कंपटीशन में ये सवाल आ जाता है, स्टडी ऑफ द लिगामेंट इज कॉल्ड एज, 5 ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, डेस्मोलॉजी, DESMO, डेस्मो, LOGY, लॉजी। बात क्लियर है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके फाइन। नाउ अभी जो है वो कितने तरह के लिगामेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हैं, अभी तो हम लोगों ने फंक्शनल लेवल के हमने देखे, राइट। तो हमारे पास जो है वो बोन टू बोन वाले वो सिंपल लिगामेंट कहलाते हैं, बोन टू बोन वाले सिंपल लिगामेंट कहलाते हैं, और वही सबसे ज़्यादा होते हैं, 900 में वही सबसे ज़्यादा है ना। अम्बिलिकल तो एक ही है हमारे जीवन का, अम्बिलिकल दूसरा है नहीं कोई, राइट। पेरिटोनियम जो है वो विसरल ऑर्गन्स को जो बांध के रखती है रस्सी, वो हमारे साथ अभी भी मौजूद है। अम्बिलिकल हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी लिगामेंट होती है, इसको याद रखिएगा, है नहीं, वो भी हमारी लिगामेंट है। तो वो फंक्शनल है, एक विसरल ऑर्गन्स वाला लिगामेंट, एक हमारा डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, वो लिगामेंट इज ऑल्सो फंक्शनल, और एक लिगामेंट बोन टू बोन वाला लिगामेंट। स्ट्रक्चरली हमारे पास 2 तरह के लिगामेंट्स होते हैं, राइट। एक होता है हमारा वाइट लिगामेंट, वाइट सफ़ेद, और एक होता है येलो। वाइट लिगामेंट एंड येलो लिगामेंट।
वाइट लिगामेंट हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा डेंस्ड, मीन्स एक सेल के ऊपर दूसरा सेल चढ़ा हुआ, ऐसा इतना डेंसली पैक्ड। जैसे इस कमरे के अंदर हम जो हैं वो एमपीएड थर्ड सेमेस्टर को भी ले आए और बीपीएड थर्ड सेमेस्टर को भी ले आए और बीपीएड फर्स्ट सेमेस्टर तो है ही बैठा हुआ। तो ऐसा होगा जैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए अभी बैठे हुए हैं, डेंसली पैक्ड, मीन्स चलने की भी जगह नहीं, हिलने की भी जगह नहीं, सीधे बैठे हैं बिल्कुल हम लोग ऐसा, राइट। तो ये वाइट वाले जो होते हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं, और चूंकि इनके अंदर मूवमेंट की बहुत ज़्यादा वो नहीं होती, तो उसकी वजह से जो है वो ये मीन्स लेस एक्टिव होते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लायबल नहीं होते, प्लायबल। प्लायबल, प्लायबल मतलब प्लास, जैसे ऐसे प्लास से पकड़ के कहीं से भी कैसे भी घुमा लो ना, किसी भी 360 डिग्री पे आप ऐसा करके, तो ये ऐसे नहीं होते प्लायबल, इतने प्लायबल नहीं होते ये, राइट। ये सीधे सीधे काम करते हैं। और मीन्स टेक्निकली मैं बायोमैकेनिक्स की आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो फाइबर्स होते हैं, ये जो लिगामेंट्स हैं आपके, वाइट लिगामेंट जो है ये चूँकि बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, राइट, मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, तो अगर 30 डिग्री मूवमेंट उनका हुआ, जैसे ये ऐसे खड़े हैं और ये हल्का सा ऐसा हुआ, राइट, तो इनको चोट लग जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है हमारे, राइट। मीन्स ये इतने भी नहीं होते कि ये 30 डिग्री भी झेल पाए मूवमेंट, राइट। से फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो है वो मीन्स हमारा जो घुटना है, अक्रॉस इसके एक लिगामेंट है जो हमारी थाई बोन को और नीचे काफ बोन्स को जो है वो कनेक्ट करके रखता है, उसको हम बोलते हैं ACL। ACL के नाम से हम कहते हैं उसको, है नी, एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट, इसको जो है वो ACL इसी नाम से हम लोग पुकारते हैं। एनाटॉमी की फील्ड में आमतौर से एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट नहीं कहते, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी in the field of physical education, we should know its full form ACL का anterior cruciate ligament, राइट। ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो हमारे घुटने के सामने है, ये दौड़ते दौड़ते आप दौड़ रहे हैं या कोई भी मीन्स डायनामिक मूवमेंट मीन्स मूवमेंट ऐसा जिसमें आप कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, राइट। अगर इसमें आपने 30 डिग्री भी ये पैर आपका हल्का सा ऐसा मुड़ा, खास करके ये फुटबॉल वाले, बास्केटबॉल वाले, राइट, हल्का सा भी वो 30 डिग्री पे ऐसा हुआ तो वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट गया। टूटता नहीं है लेकिन चोट लगना शुरू हो गई है, उसको डैमेज होना शुरू हो गया उसके अंदर। अच्छा, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर जो है वो एक बार आपका डैमेज हुआ, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एंटीरियर मीन्स कोई भी लिगामेंट जो है वो मीन्स आसानी से शर्म आती नहीं उसको, आसानी से वो सही नहीं होता, राइट। अगर आपको मिनिमम लेवल की चोट लगी है तो 4 से 6 महीने लगते लिगामेंट में। अगर बहुत मामूली लेवल की चोट लगी है तो 4 से 6 महीने लगते हैं आपको प्रॉपर मूवमेंट आने में। अच्छा, प्रॉपर मूवमेंट तो आ गया, फिर अगला 1.5 साल लगेगा आपको कि फिर वैसा ही ना हो जाए। अगला 1.5 साल और आपको फिर ध्यान देना होगा, यानी कि 2 साल आपको ध्यान देना होगा लिगामेंट में। लिगामेंट इतना बेशरम है, आसानी से चाहे कुछ भी कर लो इसका, राइट। तो लिगामेंट्स का ख्याल रखना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी प्लेयर है तो मीन्स ये मैंने जो बात आपसे बोली है ये थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल इसलिए कह रहा हूँ, मीन्स है तो प्रैक्टिकल, लेकिन थियोरेटिकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है वो मीन्स 30 डिग्री नाप के थोड़ी बेंड करेगा,
है नहीं, वो तो बस उस वक्त तो जो प्लेयर होता है, जिस वक्त हम गेम खेल रहे होते हैं तो उस वक्त तो हम मतलब कंप्लीट मेडिटेशन में होते हैं। दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है, डिफाइन करते हैं ना मेडिटेशन को कि साहब आप शून्य लेवल पे चले गए, ऐसी है ना, ओके, शून्य लेवल पे आप चले गए, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन, जो डेफिनेशन है उसकी। हाँ, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे कि वो सही है या गलत है, राइट। जीरो लेवल पे चले गए, राइट, आपके पास बॉल है, राइट, आप जैसे जैसे गोल के पास बढ़ते जाते हैं, फुटबॉल में, हॉकी में, जैसे जैसे आप गोल के पास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपका लेवल जो है वो शून्य होता जाता है। मीन्स आपको अपना साथी भी नहीं सुनाई दे रहा होता क्या वो क्या कह रहा है, ऐसे ही है क्या, राइट। आपके पास हाई कैच आ रहा है, राइट, एक पॉइंट आता है कि आप शून्य में चले जाते हो। अब आपको ना मीन्स पब्लिक समझ में आ रही है ना, आपका कोई प्लेयर आपको समझ में आ रहा है, आपको ये भी, आपको दिखाई देना भी बंद हो जाता है, सिवाय बॉल के आप कुछ नहीं देख रहे। टोटल मेडिटेशन है ना वो हमारा, राइट। आपको सिवाय बॉल के कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, जिसकी वजह से दो प्लेयर आपस में धुम टकरा भी जाते हैं, जानलेवा टकराव हो जाता है उन लोगों के बीच में। ऐसा हमारे और आपके साथ, चूंकि हम लोग एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं तो हमारे साथ अक्सर ऐसा हो चुका है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड, जब हम स्पोर्ट्स के मूवमेंट्स में होते हैं और किसी क्रूशियल मूवमेंट में होते हैं तो हम लोग टोटल ट्रांस में चले जाते हैं, टोटल मेडिटेशन में हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन आपको सिर्फ बैठ के ही होगा, मेडिटेशन आप जो है वो डायनामिक, आप खेल करके भी मेडिटेशन में जा सकते हो, राइट। ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, ओके फाइन। अभी मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा, तो हम लोग जब योग के बारे में बात करेंगे तो तब हम लोग मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमारा जो है वो मीन्स एक तो प्रैक्टिकली कोई जब मेडिटेशन में होगा तो उसको इस बात का ध्यान नहीं होगा कि उसकी बॉडी किस एंगल पे है, ओके अच्छा, उसको इस बात का भी ध्यान नहीं होगा कि अब 6 महीने हो गए हैं, मैं बिल्कुल रिकवर हो गया हूं, अब मुझको अगले 1.5 साल तक फिर ऐसा नहीं जाना है। मेडिटेशन में है वो, तो उसकी बॉडी तो जैसे भी जाएगी वैसे जाएगी, चाहे हड्डी जाए चाहे उसकी मसल जाए, इससे कोई उसको बहस ही नहीं है नहीं। तो हमारा जो है वो, लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना होता है। देखिए आप लोग जो हैं वो जो आए हैं इस कोर्स के अंदर, तो ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, ये स्पोर्ट्समैन मेकिंग कोर्स नहीं है, आप इस बात का ख्याल रखिएगा। अभी 2-4 महीने के बाद ही ना, पहले सेमेस्टर के बाद ही आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऐसा बोलते सुनाई दे जाएंगे, मुझे पिछले 25 साल से सुनाई दे रहा है, वो बोलते सुनाई दे जाएंगे कि यार हम तो, हमारे तो स्पोर्ट्स की रेड लग गई। लगनी है रेड, जब 2:50 से 4:30 तक तारिक सर खड़े होंगे यहाँ पर भूत की तरह, तो प्रैक्टिस का टाइम कहाँ है आपके पास। इस बात को जान लीजिए आप लोग, राइट। और मैं उन लोगों को डिस्करेज कर रहा हूँ कि इस फील्ड में ना रहें जो यहाँ स्पोर्ट्समैन बनने के लिए आए हैं। दिस कोर्स इज नॉट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन्स, दिस इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स, दिस इज ए टीचर ट्रेनिंग कोर्स। आप यहां पर किंग बनने के लिए नहीं आए हैं, स्पोर्ट्स पर्सन इज अ किंग, आप किंग मेकर बनने के लिए आए हैं। आप बात समझ रहे हैं मेरी, राइट। किंग मेकर को यह बात मालूम है, किंग को नहीं, किंग मेकर को यह बात मालूम होनी चाहिए, और वो किंग मेकर अपने किंग को बताएगा कि उसको 30 डिग्री पे अभी नहीं जाना है। किंग मेकर की ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्लेयर को इस लेवल का एनवायरनमेंट ना दे कि वो ऐसे मेडिटेशन में चला जाए जहां उसका 30 डिग्री भी हुआ तो फिर टूट गया उसका। अब उसका पहले वाले लेवल की चोट नहीं लगेगी उसको, अब उससे ज्यादा वाली लेवल की चोट लगेगी, क्योंकि अब वो कमजोर हो चुका है, राइट। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे शायद आप लोगों को अभी अंदाजा नहीं है, मीन्स जो अच्छे, बहुत अच्छे प्लेयर्स होते हैं ना, जिनका बहुत अच्छे का मतलब जिनका टीम में रहना ही काफ़ी है, चाहे परफॉर्म कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, लाइक गेल सर। इससे बहस नहीं है कि उन्होंने पीछे 25 मैच में जो है वो 10 रन से कम बनाए, वेस्ट इंडीज़ टीम को इससे कोई बहस नहीं है। कुछ प्लेयर होते हैं वो सिर्फ, वो खेत में वो खड़ा होता है ना, वो एक वो उसके लिए, वो कौवों को डराने के लिए है नहीं, अगर इसका बल्ला चल पड़ा तो क्या होगा, राइट। विराट कोहली सर कुछ करें चाहे ना करें, उनका नाम काफ़ी है, फेल हो रहे हो, होते रहने दो, मीडिया चिल्लाती रहे, सेलेक्टर नहीं ध्यान देते उस पर,
क्यों? वो स्केयर क्रो होता है, वो है ना, कौओं को डराने के लिए होता है। ज़्यादा कहाँ करें ना तो फिर विराट कोहली का बल्ला सामने ले आते हैं वो। हाँ, तो वो मीन्स ऐसे प्लेयर्स को अगर चोट लग भी जाती है तो ऐसे प्लेयर्स की चोट जो है वो मीन्स खुलने नहीं देते। क्यों नहीं खुलने? और ख़ास करके कॉन्टैक्ट गेम्स में क्यों नहीं खुलने देते? मीन्स इवन के पड़ोसी, मीन्स अपना जो साथी टीम है, साथी टीम मेंबर है या मेरा, इसको भी नहीं बताने देते जल्दी आसानी के साथ, जो वो ऐसा वाला प्लेयर है। क्यों नहीं बताने देते? और ख़ास करके जो कॉन्टैक्ट गेम्स हैं उनमें तो बिल्कुल नहीं बताने देते। क्यों नहीं बताने देते? इसलिए नहीं बताने देते क्योंकि अपोनेंट जो है वो लात मार देगा फिर वहाँ पे, फिर वो 30 डिग्री पे वो ले आएगा, उसी पार्ट को टारगेट बना लेगा। वो फुटबॉल को टारगेट नहीं बनाएगा, वो बास्केटबॉल को टारगेट नहीं बनाएगा, इसलिए उसका मीडिया में नहीं आने। मीन्स अगर मैं इंडिया की टीम में हूँ और विराट कोहली सर भी हैं तो, और मीन्स हम दोनों का आपस में कंपटीशन है, राइट। बहुत से प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन वो पूरी जीवन जो है वो वेटिंग बेंच में बैठे रहते हैं और वहीं से रिटायर हो जाते हैं। कभी कभी उनको खेलने का मौका मिल जाता है क्योंकि वो विराट कोहली सर, फॉर एग्जाम्पल शेन वॉर्न सर, है ना, राइट आर्म लेग स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के, वो टीम में हैं, उनको इंजरी हुई है तो दूसरा एक प्लेयर माइकल नाम का था तो तब वो अंदर आया। ओके, 3 मैच में लगातार वो मैन ऑफ द मैच, माइकल 3 मैच में लगातार मैन ऑफ द मैच। चौथे मैच में शेन वॉर्न सर अंदर आ गए, वो बाहर। विडंबना, दिस इज कॉल्ड विडंबना। भाई शेन वॉर्न सर तो एक तो परफॉर्मर भी है और साथ में वो कौवा डराओ भी है। अगर चल गया तो क्या होगा इसकी बॉल, है ना। तो इसलिए जो है वो ऐसे प्लेयर्स का जो दूसरों को कैरियर भी खा जाते हैं, ऐसे प्लेयर्स की चोट जो है वो आमतौर से टीम मैनेजमेंट नहीं बताने देता किसी को, इवन अपने प्लेयर्स को, क्योंकि उसका आपस में कंपटीशन है। तो मैं विराट कोहली को 30 डिग्री पे मार दूंगा ना, क्योंकि मेरा कंपटीशन है यार, उससे मेरा कंपटीशन है, राइट। वो मुझे बेंच पे बिठाए हुए है, मैं उसकी वजह से अंदर नहीं जा पा रहा। जिस डाउन मैं खेलता हूँ उसी डाउन वो भी खेलता है। वो जब इंजर्ड होता है तब मुझे अंदर एंट्री मिलती है, मैं 2 मैन ऑफ द मैच हो करके वो तीसरे में आ गया, मैं बाहर हो गया। फिर उसके बाद है, अब वो यूनिटी ख़त्म हो चाहे इम्यूनिटी ख़त्म हो, लेकिन हो तो जाएगा, है ना। ओके फाइन। तो हमारा ये जो वाइट लिगामेंट है और येलो लिगामेंट, ये 2 तरह के हमारे लिगामेंट हैं जो स्ट्रक्चरल लिगामेंट्स हैं, राइट। तो इनका हमें ख़ास ख्याल रखना है। तो वाइट लिगामेंट हमारा जो है वो ACL में ख़ास करके मौजूद है। ACL बोला तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, राइट। कुछ लिख लीजिए आप लोग, 2-3 मिनट में कुछ लिखें तो जल्दी से। सर वो काफ, नी और घुटने की हड्डी जो है ना, ये थाइस और ये आपस में ऐसे करके रखता है। काफ और थाई को नहीं यार, काफ और थाई को कैसे जो काफ हड्डी, ये पूरा रीजन काफ रीजन कहलाता है, सिर्फ काफ मसल नहीं कहलाती। क्योंकि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो अपने मीन्स मसल के नाम पे ही पुकारे जाते हैं पूरे। भाई पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हमारा ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा काफ है। अच्छा, काफ मसल नहीं है। अब तो काफ मसल अगर आप कहोगे तो सिर्फ एक काफ मसल एक अपने आप में एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन आप काफ रीजन बोलोगे तो वो नी से लेकर के टखने तक का पूरा हिस्सा, अब उसमें हड्डी भी है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन भी है, उसमें सब है उसमें। तो ये वाइट लिगामेंट है जो बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड है, बहुत कम उसके अंदर मूवमेंट है। इतना कम मूवमेंट है कि अगर उसको आपने 30 डिग्री तक ले गए तो चोट लगना उसको शुरू हो जाएगी। अब 30 से आगे कर दोगे, 40 कर दोगे तो ख़त्म ही हो जाएगा वो बेचारा, ठीक है नहीं, राइट। दूसरा लिगामेंट हमारे पास है येलो लिगामेंट। इसके जो फाइबर्स हैं, इसके फाइबर्स आपस में हैं तो गछे हुए, लेकिन कम गछे हुए हैं। कम गछा जब हम बोल रहे हैं तो इन कंपैरिजन टू वाइट फाइबर्स, वाइट लिगामेंट फाइबर्स। वाइट लिगामेंट फाइबर्स जो हैं वो एक के ऊपर 4-4 चढ़े हुए हैं। जैसे अलीगढ़ से दिल्ली जाने वाली वो सुबह की ट्रेन, वो कौन सी होती है, वो सुबह जो जाती है EMU,
ऐसी, उसे भरा नहीं कहते, उसे वो कोई भरी होती है, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है, वो भरी हुई है। भरी हुई तो उसे कहेंगे ना जिस पे सारी सीट पे सब लोग बैठे हुए हों, इत्मीनान से बैठे हों, मगर जैसे क्लास भरी हुई है, हाँ ठूसी हुई, दैट्स इट। तो ये भी ठूसी हुई है, ये भी जो हमारा येलो फाइबर है ये भी ठुसा हुआ फाइबर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो है वो कम ठुसा हुआ है, राइट। यानी कि आप ईएमयू का कंपैरिजन जो है वो आप शताब्दी नहीं, सॉरी, गोमती से कर लो। ठुसते तो नहीं है ना कम से कम, राइट। ओके फाइन। तो हमारा जो येलो फाइबर है, येलो लिगामेंट है, वो हमारा कम कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू येलो और वाइट है ना, जो है वो कम डेंसली पॉपुलेटेड है, ज़्यादा एक्टिव है, और वो हर तरह के मूवमेंट और किसी भी लेंथ के और किसी भी डिग्री के जो है वो झेलने में बहुत सक्षम होता है, क्योंकि पॉपुलेटेड डेंस नहीं है ना इतनी उसकी, तो वो इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं है। फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, और वो इतना फ्लेक्सिबल होता है कि आप उसको किसी भी डिग्री पे घुमा लो और कितना ही ले जाओ, 30 डिग्री 40 डिग्री तो उसका वार्म अप एरिया होता है। जहाँ पे वाइट को चोट लगनी शुरू हो रही है, वहाँ पे तो उसका वार्म अप एरिया शुरू हो रहा है। अब आप समझ लो, उसका कंपैरेटिवली बता रहा हूँ मैं आपको, है नहीं, जहाँ पे उसको चोट लगनी शुरू हो रही है वहाँ से उसका वार्म अप एरिया शुरू हो रहा है, तो उसका एरिया, रेंज ऑफ मोशन उसका कितना ज़्यादा होगा, उसका बहुत ज़्यादा वाइड होगा, राइट। तो वो हमारा वो येलो लिगामेंट है, येलो कलर का होता है। वो येलो नाम उसका इसलिए क्योंकि वो येलो कलर का होता है, वाइट लिगामेंट इसलिए क्योंकि उसका वाइट कलर का होता है, दिखाई देता है वो, राइट। टेंडन भी हमारा वाइट कलर का होता है, चमकदार वाइट होता है। लिगामेंट के मुकाबले में टेंडन जो है वो ज़्यादा चमकदार होता है। वाइट लिगामेंट है और वाइट टेंडन भी है, सारे टेंडन्स वाइट हैं ऑलमोस्ट, लेकिन लिगामेंट जो है वो ऑफ वाइट है, हल्का सा, इन कंपैरिजन टू टेंडन्स। लिख लीजिए इसको जल्दी से, कुछ भी लिखें आप। राइट, ये जो हमारा येलो लिगामेंट है, ये हमारा जो, ये क्या है, स्पाइनल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, राइट। ये रीढ़ की हड्डी जो है वो दोनों तरफ से दबा के रखता है ये लिगामेंट वाला, येलो वाला। अब आप देखो ना इसको, चाहे इधर घुमा लो, चाहे इधर घुमा लो, चाहे, अब मेरी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी मैं उतना घुमा लूँगा, आपकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी अब आप इससे भी ज़्यादा चले जाओगे इधर, राइट। लेकिन वाइट वाला नहीं कर सकता ये काम, वाइट वाला इतना मूवमेंट पे नहीं जा सकता, वो 30 डिग्री पे तो उसको चोट लग जाती है, राइट। और ये तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, आप में से हो सकता है वो 90 डिग्री तक चले जाओ आप इसमें। पढ़ के बताऊंगा यार, मुझे आता है इतना, मैं जितना रट के आता बस उतना बोलता हूँ यार। ओके फाइन, इसमें भी येलो येलो होता है, ये सब डर्टी फेलो है, येलो येलो डर्टी फेलो, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें आपको? ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच।
तो हम लोग जो है वो सुबह डिस्कस कर रहे थे क्या क्या लिगामेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने टेंडन इससे पहले डिस्कस किया था और हम लोगों ने टेंडन और लिगामेंट के बारे में बहुत सारे डिस्कशन करके अब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आज की क्लास हमारी थोड़ी सी डेंजर ऑफ एनाटॉमी वाली क्लास है। आप में से जो लोग बॉडी शॉडी ना देख पाते हो, गोश्त और खून ना देख पाते हो, तो या तो उठ के चले जाइए या आंखें बंद करके बैठिएगा। उल्टी नहीं करेगा कोई, और जिसको उल्टी करनी है, जिसको भी उल्टी करनी है, तो वो पॉलीथीन बैग निकाल ले पहले से, क्योंकि हमको देखना है, हमको छूना है, हमको हाथ से पकड़ के उसको थोड़ा सा सहलाना है। हाँ, बॉडी है यार, वो इज़्ज़त के साथ उसको पेश आना है उसके साथ, ठीक है नहीं? थोड़ा प्यार के साथ उससे पेश आना है हमको, आपको। अगर हम आज ऐसे हम लोग कर लेंगे क्लास में, आगे भी हमारी क्लास चलती रहेंगी, तो हम फिर कैडेवर पे हम लोग तब काम कर सकते हैं। कैडेवर जो है वो हमें आपको मालूम ही है ना, कैडेवर के बारे में हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग का फिर गोश्त छूना और उसकी फिर हड्डी और टेंडन और लिगामेंट्स छूना खुद काट के अपने हाथ से, तो उसके लिए आपको ट्रेंड होना है, ठीक है नहीं? ये आपका जो है वो कोर्स का हिस्सा है। दूसरी चीज़ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए 70% अराउंड 70% इम्पॉर्टेंट है। जो लोग फ़िज़िकल एजुकेशन में पीछे रह जाते हैं किसी भी एतबार से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो उनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो होती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कमज़ोरी। अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्ट्रांग है तो आप ये मान के चलिए कि आप फिर जब कोई भी कंपटीशन देने बैठेंगे तो उसको देखने के लिए नहीं बैठेंगे। सुनते हैं ना हम लोग के बैठ के देखते हैं जेआरएफ के पेपर में, नहीं, बैठ के देखना कोई मैटर नहीं करता है नहीं। तो आपको पहला जो है वो काम ही आपका ये होना चाहिए कि आपको जो है वो उसको क्वालिफाई करना है। तो पहली बार में क्वालिफाई मेरा पिछले 25 साल का तजुर्बा है। अगर आप इसको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दें तो पहली बार में क्वालिफाई वो लोग कर लेते हैं इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, वो लोग कर लेते हैं जिनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत स्ट्रांग होती है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे हम लोग ले लेंगे, अभी रख लो। हाँ यही है, इसको लगाओ। रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको, जब आप रिसर्च में जाओगे आगे, यानी रिसर्च में, तब आपको वो मीन्स तब नहीं मदद करेगी, तब भी मदद करेगी, लेकिन सिर्फ तब नहीं मदद करेगी, आपको अभी बीपीएड में मदद करेगी। आप सारे और कोर्सेज समझने के लिए बहुत अच्छे से, ये लोग हम लोग ये बार बार आपसे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जितना भी पढ़ सकें और जितना भी आप समझ सकें, मीन्स हम लोगों की क्लास में भी और अदर देन आवर क्लास ऑल्सो, तो उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके कैरियर के लिए। अभी हम लोगों ने सुबह ही बात करी थी कि वी आर हियर टू बी द किंग मेकर, नॉट टू बी द किंग और क्वीन, है नहीं? तो हमको किंग मेकर जो है वो हमेशा, जो किंग के पीछे है वो हमेशा किंग से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। किंग बहुत सी चीज़ों में हाथ पैर बांध के काम करता है, बंधे हुए होते हैं उसके तब काम करता है, लेकिन उसके पीछे जो उसका मेकर होता है, यानी वो खुला छूटा होता है, बिल्कुल वो जैसे चाहता है वैसे काम करता है। तो आप किंग मेकर हो, उसकी ट्रेनिंग के लिए आप जो है वो आए हो यहाँ पर, राइट? तो किंग मेकर की हैसियत से हमको और आपको काम करना है, उसके लिए हमको और आपको अच्छे से ट्रेन होना है। तो हम लोगों ने बात करी थी टेंडन, वो हम समझ गए थे, है नहीं? फिर हम लोगों ने बात करी थी लिगामेंट्स के ऊपर, तो लिगामेंट्स भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए थे। फिर हम लोग जो है वो लिगामेंट्स फ़िज़िकल एजुकेशन में, जस्ट टू रिवाइज, फ़िज़िकल एजुकेशन में लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन, बोन टू बोन ज्वाइनिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड लिगामेंट। लेकिन ह्यूमन बॉडी में जो है वो सिर्फ बोन टू बोन नहीं होता है नहीं, बल्कि कौन सा होता है, एक
एक पेट को, हाँ, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, है ना, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, या डबल लेयर ऑफ आप हटा भी दो, खाली पेरिटोनियम, राइट। और एक दूसरा अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट गर्भनाल, यानी माँ टू बच्चा, दैट कनेक्टिंग ट्यूब इज ऑल्सो ए लीगामेंट, ठीक है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोन टू बोन वाले हैं उनको सिर्फ लीगामेंट कहते हैं, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, राइट। ये जो बोन टू बोन वाले हैं इनको आर्टिकुलेशन लिगामेंट भी बोलते हैं। लिख लो, आप लोगों को लिखना है तो। बोन टू बोन वाले जितने भी हैं, आर्टिकुलेशन, ARTICULA TIUN या SIUN TION, राइट, गुड। ओके फाइन। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि फंक्शनली जो है वो हमारे पास दो तरीके के लिगामेंट्स होते हैं, एक वाइट और एक येलो, राइट। वाइट वाला जो है वो हमारा फ्रीली मूवेबल होता है और आसानी से हम उसके साथ मूवमेंट कर लेते हैं। जी हाँ, हाईली, हाँ, है ना, ओवर पॉपुलेटेड होता है, ओवर पॉपुलेटेड आप उसको बोलो, ओवर पॉपुलेटेड होता है और लेस एक्टिव होता है। कितने डिग्री पे मतलब चोट लगना शुरू हो जाती है उसको? 30 डिग्री पे उसको लगना शुरू हो जाती है चोट, है ना। उसका प्राइम एग्जाम्पल हम लोगों ने कौन सा लिया था? ACL लिया था। ACL का फुल फॉर्म फिर से बोलिए ज़रा, पीछे से आवाज़ नहीं आ रही जी। राइट, एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट, राइट। ओके, देन हमारे पास येलो वाला है। येलो वाला जो है वो भी डेंसली है लेकिन कंपैरेटिवली वाइट के मुकाबले में, ओके दैट्स इट, वो हमारा जो है वो थोड़ा सा मोर लेकिन एक्टिव बहुत है वो, है नहीं, और वो येलो इन कलर है। ओके फाइन। अभी हम लोग जो है वो जो देखेंगे वो हम लोग येलो और वाइट को देखेंगे, राइट। और हम लोगों ने देखने की और हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि हमारा जो टेंडन होता है वो टेंडन भी जो है वो यार छुरी लेके आना किचन से, छुरी वो ज़रा रगड़ लाना उसको तेज़। राइट, तो हमारे पास जो है वो येलो लिगामेंट है और हमारे पास वाइट लिगामेंट है और हमारा जो टेंडन है वो भी वाइट है, ओके। लेकिन हमारा जो टेंडन वाइट है वो थोड़ा शाइनिंग वाइट है ना, ओके फाइन, है ना, थोड़ा सा ऑफ वाइट रहता है तो इससे पहचान में आ जाता है वो कैडेवर में जब, है ना। वैसे भी पहचान में आ जाएगा जब बोन टू बोन कनेक्टिंग सब्सटेंस होगा तो वो भी आपको अलग से पहचान में आ जाएगा, लेकिन कलर में भी पहचान में आ जाता है। लेकिन जो कलर है ना वो मीन्स चाहे वो मसल्स का हो, चाहे वो हमारी आँखों का हो, चाहे वो हमारे लीगामेंट्स टेंडन्स का हो या और दूसरे ऑर्गन्स का हो, ये सारे जो हैं वो हमारे न्यूट्रिशन पे, हमारे लाइफ स्टाइल पे बल्कि आप कहो जो है वो बहुत असर करता है। यानी आपका लाइफ स्टाइल कैसा है उसके रिलेशन में फिर वो उनकी हेल्थ डिपेंड करेगी। और जैसे वो हेल्दी होंगे, अगर हेल्दी होंगे तो जैसा कलर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैसा कलर होगा, और अगर ज़रा सा भी हेल्थ में गड़बड़ी आएगी तो फिर कलर डिस्कलर होते जाएंगे थोड़े थोड़े, है नहीं। तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है हमारे साथ। तो ये टेंडन और लिगामेंट के साथ भी है, हमारी आँखों के साथ भी है, हमारे बालों के साथ भी है, हमारे चेहरे के साथ भी है, सब हर चीज़ के साथ है हमारा, ठीक है नहीं। तो हमको जो है वो अभी हम लोग एक बॉडी पार्ट उठाएंगे, हम लोग देखेंगे उसको, राइट। अभी वो भैंस का पार्ट है, राइट, लेकिन लाइव गोश्त है। लाइव गोश्त मतलब गोश्त है वो, और वो हड्डी है और वो जॉइंट है, राइट। तो आप में से जो लोग छूना पसंद करें,
जो लोग नहीं पसंद करें वो हाथ उठाइए। नहीं, आज नहीं छूना, देखिए डाउन, ठीक है, आज नहीं छूना कोई बात नहीं, कैडेवर पे छूना पड़ेगा। आज नहीं छूना कोई बात नहीं, मत छूइएगा, नो कंपल्शन एट ऑल। लेकिन कल कैडेवर पे अगर गए और वहाँ हमको कट करने को मिला, अगर उन्होंने दे दिया तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बड़ी, मतलब मैं किस्मत नहीं मानता कि किस्मत होती है, मैं मानता हूँ कि आदमी अब जो कुछ करता है अपने हाथ से करता है। किस्मत कोई चीज़ नहीं होती, इंसान की पहले से लिखी हुई है, साहब इस टाइम मर जाओगे, नहीं इस टाइम नहीं मरोगे, राइट, ओके फाइन। तो लेकिन फिर भी मैं इसको मुहावरे के फॉर्म में बोल रहा हूँ कि बड़ी किस्मत होगी अच्छी हम लोगों की जो हम लोगों को डिसेक्शन के लिए मिल जाए, राइट। डिसेक्शन से आदमी बहुत कुछ सीखता है। अच्छा, जब डिसेक्शन आप करते हो, करोगे, तो जाहिर सी बात है आप हाथ से उसको डेड बॉडी, एक तो डेड बॉडी को ही छूना जो है वो हमारे हिंदुस्तान में जो है वो भूतिया महल सा लगता है ना। तो और फिर वो डेड बॉडी भी कैसी डेड बॉडी होगी, वो डेड बॉडी नहीं होगी जो घर में हमारे और आपके होती है, राइट। वो डेड बॉडी होगी जो हो सकता है पीछे 2 साल पहले उसका जो है वो डेथ हुई हो, तो वो बिल्कुल काला पड़ चुका होगा, अरे वो अभी से चिमट, राइट। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा दिल कड़ा करना शुरू कर दीजिए। हम लोग एनाटॉमी की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वे में चलेगी और डेंजर जोन में चलेगी, ठीक है नहीं, क्योंकि वो आपके प्रैक्टिकल का हिस्सा है। वरना आप फुटबॉल सीखो या स्विमिंग सीखो और कहो कि नहीं मुझे तो डर लगता है पानी से, तो वो फिर थोड़ा सा मुनासिब काम नहीं है, ठीक है नहीं, ओके फाइन। ओके, ये हमारा रिब्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, राइट, है ना। ये रिब्स के साइड में यहीं पे जो है वो हमारी बोन है, बैक बोन जिसको हम बोलते हैं, ऐसे बोन चिपकी भी होगी, वो उन्होंने स्लैश करके काट दिया, जब तक मैं पहुंचा जब तक वो काट चुके थे उसको, राइट। तो ये यहाँ पर बोन होगी ऐसी, और फिर वो ऐसे चल रही होगी ऊपर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट, ओके फाइन। तो अभी हमारे पास ये रिब्स हैं, आप ये देख रहे ना, दिस इज येलो, दिस इज येलो लिगामेंट, राइट। डरिए मत, छू के देखिए कैसा होता है ये, ओके, ये नहीं खा सकते आप, येलो लिगामेंट पक नहीं सकता, मीन्स गल नहीं सकता, या आप इसको किसी भी उस पर गलाओ, ओके। जिसको नहीं छूना हो तो आंख बंद कर ले, वो छू लेते हैं, नो प्रॉब्लम। छू के ज़रा टच करके फील करके देखिए आपको कैसा लगता है। ये लिगामेंट आपकी बॉडी में भी है, ये है कैसा एक्चुअल में, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। सर जब खाते तो इसे निकाल के देते हैं, ये गलता नहीं है, ये इसको आप किसी भी उसमें गला नहीं सकते आप इसको, यानी ये लिगामेंट्स जो होते हैं ना, मैंने आपको बोला ये बड़े बेशरम से होते हैं और ये किसी भी तरीके से गलते वलते नहीं है, ये है ना। आप इनको फील करके देखो, चेहरा आगे करो, चेहरा आगे करो बेटा, सबके हाथ गंदे ना हो, मैं इसलिए आप इसको थोड़ा सा फील करके देखो इधर उधर से कि ये कैसा आपकी बॉडी में जो है वो टच करके देखने पे तब आपको एक्चुअल अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके का आपको लगता है, ये क्या चीज़ क्या है ये। इसके ऊपर आपको, इसके ऊपर अभी आप देखो इधर की तरफ, ये इसके ऊपर जो है वो आपको ये झिल्ली सी नज़र आ रही है नहीं, राइट। कोई भी एक ऑर्गन और फिर दूसरा ऑर्गन, कोई एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन, खास करके मसल्स या टेंडन टू टेंडन या मसल टू टेंडन या मसल टू लिगामेंट, भाई एक मसल है, फॉर एग्जांपल ये एक मसल है, राइट, इसका एक टेंडन है फॉर एग्जांपल, राइट, वो जाकर के किसी बोन में अटैच हो रहा है,
इसके साइड में जो टेंडन है उसके साइड में कोई एक और भी मसल चल रही है, भाई एक जगह पे कई सारी मसल्स भी हो सकती है ना। जैसे हमारी फ्रंट थाई, हमारी फ्रंट थाई में 4 मसल्स होती हैं, इस वजह से उसको क्वाड्री कहते हैं ना। क्वाड्री मीन्स 4, सेप्स मीन्स हेड, है नहीं, 4 हेडेड हमारी वो मसल है। अब एक का टेंडन और दूसरी मसल, राइट, तो ये मसल और ये टेंडन जो है वो आपस में टच होंगे, राइट। ये जब टच होते हैं तो ये जिस स्ट्रक्चर से डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको फैसिया बोलते हैं। फैसिया, FASCIAE, लिख लीजिए। क्या चीज? FASCIAE, फैसिया, राइट, ओके फाइन। तो ये जो है वो बेसिकली ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने झिल्ली पकड़ी थी पहले, दैट झिल्ली है ना, दैट झिल्ली इज ए फैसिया। जो भी फैसिया जो एक मसल से दूसरी मसल अटैच होगी तो दैट इज जो है वो, इसको छूना पसंद करें अगर आप लोग, थोड़ा सा टाइट इसको, इसके साथ खेलना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बार में तो मैं भी बिदक गया था। अच्छा, वो उस वक्त वो इंसान का था, वो मेहदी सर ने हमको जो दिया तो वो इंसान का पूरा पार्ट ऐसे ही ला करके उन्होंने, अच्छा उससे तो कोई भी बिदक जाएगा। ये हाँ, ये येलो लिगामेंट है और बहुत बड़ा होता है ये, तो पूरी स्पाइन में जाता है, पूरी स्पाइन में चलेगा ना आपके, एक हड्डी, दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, हड्डी टू हड्डी। हाँ, ये फेशिया से कवर्ड है, क्योंकि अभी देखो ये मसल है ना, दिस इज ए मसल, जिसको हम गोश्त बोलेंगे, तो ये मसल है, राइट। अब ये मसल इससे अटैच्ड है ना, चलेगी ना इसके साथ साथ, भाई कॉम्प्लिकेटेड, तो जाहिर सी बात है उसके बीच में, देखो इसके बीच में और ये कवरिंग है ना, इसके ऊपर ये कवरिंग है, दिस इज फैशिया, ठीक है नहीं। ये फैशिया अपने आप में बड़ी मजबूत होती है, लेकिन फिर भी इसको जो है वो काफ़ी, थोड़ा आगे करना चेयर बेटा, कहीं से भी उठा के देखो इसको, देखो अंदर से आप लोग उठा के नहीं देख रहे इसको, कैसे ये देखो, ये फैशिया से अटैच्ड है, दिस इज फैशिया, दिस इज, है ना जी सर, कनेक्ट करता है मसल और, हाँ मसल को और ये लिगामेंट को कनेक्ट करेगा ना। और किस में कनेक्ट करता है सर? क्या चीज़? मसल टू मसल, मसल टू मसल, टेंडन टू टेंडन, लिगामेंट टू लिगामेंट। अगर कोई भी 2 ऑर्गन्स जब भी लगेंगे तो वो फैशिया से लगेंगे, है ना। ये फैशिया, दिस इज ऑल्सो फैशिया, दिस इज ऑल्सो फैशिया, लेयर ऑफ मसल्स आल्सो। हाँ, लेयर ऑफ मसल्स, एक मसल दूसरी मसल, बोन और मसल के बीच में भी फैशिया होता है, बोन और मसल के बीच में टेंडन होगा, वो टेंडन होगा, उसके चारों तरफ फिर उनके फैशिया होगा। हाँ भाई, कैमरामैन भी छुएगा क्या? दिस इज फैशिया, ये देखो, है ना, छू के नहीं देखेगा फैशिया को, है ना, दिस इज फैशिया, दिस इज, ये देखो छू करके आप इसको देखो, आप तोड़ने की कोशिश करो, इसको तोड़ सकते क्या? फेंक देते हैं ना सर इसे, हाँ, ये फेंक देते हैं, है ना। ये दिस इज येलो लिगामेंट, है ना, दिस इज फैशिया, दीज आर मसल्स, और मसल के बीच में भी फैशिया होगा, है ना, 2 मसल्स के बीच में आपस में कनेक्शन होगा तो भी फैशिया होगा। देखो ये भी फैशिया है, ये सफ़ेद बनना, दिस इज फैशिया, यही सफ़ेद यहाँ दिखाई दे रहा है ना आपको, है ना, दिस इज फैशिया। वाला लिगामेंट क्या बता रहे सर? पेरिटोनियम, जी पेरिटोनियम, राइट, दिस इज, देखो ये लिगामेंट है ना, ये लिगामेंट मसल से अटैच है, फैशिया, राइट। ये फैशिया जो है वो बहुत ही स्लिपरी होता है। क्यों स्लिपरी होगा? वाई स्लिपरी? स्लिपरी होगा, फैशिया जो है वो काफ़ी स्लिपरी होगा। क्यों स्लिपरी होगा? अरे भाई तू चेहरा आगे कर ले, मुंह नहीं बनाओ, और आगे करो, मुंह नहीं बनाओ, आराम से रहो। हाँ, क्यों बहुत ज़्यादा लुब्रिकेटेड होगा ये फैशिया जो है वो, बहुत लुब्रिकेटेड होगा, बहुत चिकना होगा। क्यों?
हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि दो ऑर्गन्स के बीच में रगड़ पैदा हो जाएगी। अच्छा, रगड़ पैदा हो गई तो छिल जाएगा, तो छिले ना, है नहीं, उसके लिए जो है वो फेशिया में लुब्रिकेशन है, राइट। ये जो लुब्रिकेशन है ये कहाँ से आता है? ये एक छोटे छोटे हमारी बॉडी में सैक्स होते हैं, SAC, उसे कहते हैं बुर्सा सैक। लिख लीजिए, BURSA, BURSA, बुर्सा सैक। सैक कहते हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 बैलून्स, है ना, राइट। उसके अंदर 2-2, 3-3 ड्रॉप के जो है वो साइनोवियल फ्लूइड होता है। लिख लीजिए, साइनोवियल फ्लूइड। वो बैलून टाइप होते हैं, सैक्स। सैक्स कहेंगे मीन्स हम बहुत छोटे छोटे ऑर्गन्स अंदर से खाली हैं, उनके अंदर 2-2, 3-3 बूंद, 2-2, 3-3 बूंद जो है वो साइनोवियल फ्लूइड जमा है। वो साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो बड़ा चिकना सा होता है। जब भी ये मूवमेंट होगा, रगड़ पैदा होगी जैसे ही, तो वैसे ही जो है वो बुर्सा सैक्स जो है वो अपने उसको सिक्रीट करना शुरू कर देंगे सिनोवियल फ्लूइड को। तो इट इज़ दैट सिनोवियल फ्लूइड विच मेक्स इट लुब्रिकेटेड। ठीक है, नहीं? आप में से कोई छूना पसंद करेगा? जिसको नहीं चाहिए वो हट जाए लगा, राइट। दिस इज, पहले तो लिगामेंट छुएंगे हम। दिस इज येलो लिगामेंट, है ना, स्पाइन के साथ चलता है ये, है ना, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। देखो आप इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, आप लोगों ने छू करके देखा है तो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आप देखो, है नहीं। ACL ऐसा नहीं होगा, ACL इससे ज़्यादा बदमाश होगा, है नहीं, तभी तो 30 डिग्री पे टूट रहा है, राइट। ओके, हमको ये चीज़ एक और लेसन प्रोवाइड करा रही है हमारे आपके जीवन के लिए कि अकड़ तो ख़ास मुर्दों की पहचान होती है, इसलिए थोड़ा अकड़िएगा कम, है ना, वरना 30 डिग्री पे टूट जाएंगे। दिस इज येलो लिगामेंट, दिस इज That fluid. ना, दैट इज नॉट फ्लूइड, दिस इज फेशिया, दिस इज ए शीथ, इट इज कॉल्ड शीथ। शीथ कहते हैं आउटर कवरिंग ऑफ एनीथिंग, शीथ, SHEATH, दैट इज शीथ। ओके, डरो मत यार, उसने तो मुझे डांट दिया ना। नहीं सर, आप लोगों से हो गया, ओके फाइन। ओके, तो ये हमारा जो है वो फैशिया है, इनके बीच में बहुत सारी जगहों पे जो है वो बुर्सा सैक्स हैं। बुर्सा सैक्स के अंदर सिनोवियल फ्लूइड है। मूवमेंट पे अगर बॉडी को लगा, अच्छा बॉडी को नहीं लगता, बॉडी का जो ऑर्गन मूव कर रहा है, अगर उसको लगा कि ख़तरा पैदा हो जाएगा, कहीं रगड़ आ जाएगी, तो वो फ़ौरन नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है बगैर आपको पता चले, राइट। वो फ़ौरन सिग्नल भेजता है कि बुर्सा सैक्स को इंस्ट्रक्शन दो कि वो हमारी मदद के लिए आए। वो फ़ौरन, ये सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम है, राइट। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है इट सेंड्स सिग्नल टू बुर्सा सैक्स कि रिलीज योर सिनोवियल फ्लूइड। अच्छा, वो यहाँ पे भी है बुर्सा सैक, फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर नहीं इसके, मतलब इसके अंदर, मैं लोकेशन कह रहा हूँ, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, क्योंकि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ना, 2-2, 3-3 बूंदें एक एक बुर्सा सैक्स में होंगी। तो वो इमरजेंसी के लिए है, अगर उसको लगेगा फ्रिक्शन हो रहा है, तो जितने अमाउंट का फ्रिक्शन का ख़तरा होगा उतने अमाउंट के बुर्सा सैक्स को इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि बाहर निकलो और जा कर के उसको लुब्रिकेट करो ताकि रगड़ ना पैदा होने पाए, राइट। तो उसकी वजह से हमारा जो ये फैशिया है, ये हमारा फैशिया जो है वो बिल्कुल स्मूथ चिकना रहता है। यहाँ तक बात हमको आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ओके फाइन। दिस इज मसल। ये बिल्कुल ऐसी हमारी जो है ना बाइसेप्स होती है ना। हमें आपको जब भी कहा जाए ना किसी को कि बॉडी दिखाओ अपनी, तो हर आदमी ऐसे दिखा देता है, यार बॉडी दिखाने का ये थोड़ी,
लेकिन बॉडी का हर चीज़ का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है नहीं? आपसे कहा जाए कि इंडिया दिखाओ तो इंडिया आप नहीं दिखा सकते किसी को, क्योंकि इंडिया कहीं इस जोग्राफिकल लाइन एग्जिस्ट कर रही है बस, बाकी कहीं इंडिया की कोई ऐसा सच कुछ चीज़ नहीं है। तो उसकी जगह पे उसको नेशनल फ्लैग दिखाया जाता है। नेशनल फ्लैग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कंट्री और एनी कंट्री, वो नेशनल फ्लैग उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरीके से बॉडी दिखाओ तो ये हमारी बाइसेप्स जो है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव, अपर आर्म इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई होल बॉडी, राइट। ओके, तो हमारी जो बाइसेप्स है वो हमारी बाइसेप्स कुछ इसी शेप की होती है, ऐसा ही होती है, बिल्कुल सेम डिट्टो। ओके फाइन, अभी आप देखो है ना, दिस इज फैशिया। अब वो गूगल अंकल से पूछ लेना या याहू आंटी से पूछ लेना इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, अदरवाइज दिस इज फैशिया, ठीक। और उसकी आप प्रैक्टिस कर लिएगा, राइट। मसल जो है, मसल जब हम लोग मस्कुलर सिस्टम पे आएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। मसल जो है वो मूस से बनी है। मूस कहते हैं माउस को, चूहा, राइट। अभी आप देखो ना, है ना चूहे की तरह की, बिल्कुल सेम ऐसा ही। ओके, मसल होती कैसी है, अभी आपने खाल वाल से छुई है, ओके फाइन, छूना पसंद करेंगे क्या, देखिए ऐसा दबा के भी देखिए आप इसको, हाँ तो बॉडी भी बना लेगी ये। ओके फाइन, ये तो मसल है। राइट, हाँ, वो हमारे मेहंदी सर ने क्या किया, एक दिन शोल्डर मेरे पास था तो उन्होंने कहा खाली शोल्डर ही पढ़ना चाहते हो क्या। वो शाम के टाइम भी मुझको एक्स्ट्रा उस पर बुलाते थे अलग से, मेरा उन्होंने डेडिकेशन देखा या जो कुछ भी देखा, उन्होंने कहा कि शाम को आ जाया करो, तो मैं तुमको ये चाबी दिए दे रहा हूँ कैडेवर की। तो कैडेवर रूम की चाबी वहाँ पे उस ज़माने में 15-16 कैडेवर्स हुआ करते थे वहाँ पर, वो सब सफ़ेद चादरों से ढके हुए। तो मैं सर से कहता भी था, मैंने सर इसमें हरी भरी चादर ढक दो ज़रा, इसके सफ़ेद चादर है लाइन से। तो उन्होंने बहरहाल कुछ अलमारी में कुछ किताबें रख दी मेरे लिए, बोले कि यहाँ आकर के पढ़ लिया करो, क्योंकि पूरी क्लास तुम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो बाद में भी क्लास के थोड़ा सा डिस्कशन कुछ करते रहते हैं। एनी हाउ, एक दिन उन्होंने कहा कि सिर्फ शोल्डर एरिया, वो स्टूडेंट्स को रीजन दिया जाता है ना, वो रीजन उन्होंने दे दिया। मेरे पास शोल्डर था तो शोल्डर का डिसेक्शन करना था, शोल्डर के फाइबर्स को देखना था, उसका लोकेशन देखनी थी, उसके फैशिया देखने थे, रिपोर्ट करनी थी सर को। उन्होंने कहा सिर्फ यही देखोगे या और भी चीज़ें देखोगे। मैंने नहीं सर, मैं तो जितना ज़्यादा सीख लूँ उतना अच्छा है। तो बोले ओके फाइन, तो बोले आओ शाम को आना। तो शाम को हम गए तो उन्होंने क्या किया, वो शोल्डर जो मेरे पास था वो एक बड़ा वाला उन्होंने स्कैल्पल दिया, उसको स्कैल्पल बोलते हैं। जब स्कैल्पल बोलो ना तो अच्छा लगता है, लेकिन अभी छुरा बोल दूँ मैं तो बुरा लगेगा राइट। तो उन्होंने वो स्कैल्पल दिया और वो स्कैल्पल से उन्होंने कहा इसको काटो पूरा, तो वो पूरा काटा उसको, राइट। उसके बाद उन्होंने वो आम उठाया, अच्छा उसका वो सब हटा हुआ था, ऐसे ही हटा हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है वो बाइसेप्स उसकी ऐसे पकड़ी और वो हाथ ऐसे मेरे हाथ में दे दिया उन्होंने। अब लिटरली समझना, उस वक्त मैं पहली बार ज़िंदगी में ऐसे करके कांप गया, राइट। वो कैडेवर की इज्जत मेरे दिल में आज तक है, वो जिसका भी हो कैडेवर था, वो इंसान हमारे आपकी तरह गई, राइट। और उसने उस कैडेवर ने, उस डेड ने, ज़रूरी नहीं है कि जिंदा ही आपको कुछ सिखाएगा, राइट। डेड्स भी आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। उस डेड ने मुझको बहुत कुछ सिखाया, राइट। ओके फाइन, तो सर ने वो ऐसे पकड़ा और सर उठा करके मसल, अब ये मसल तो चूहे की तरह है, वो चूहा जैसे आप पकड़ लो, ऐसा पकड़ो उसे। अभी आप देखो ये यहाँ पर ये जो भी बोन है, आप इसको अभी ह्यूमरस समझ लो अपना, राइट। ये बाइसेप्स आप उसकी समझ लो पूरी, राइट। अभी देखो आप, ये बीच में है ना इसका, दिस इज फैशिया, होगी ना, अटैच्ड होगी ये, राइट। ये तो खींचते खींचते बेचारी अभी इसका हाल बुरा होता जा रहा है, राइट। ओके, ये यहाँ पे इसके जो है वो, अब ये यहाँ हड्डी से अटैच्ड है ना, दिस इज टेंडन, दिस वन, ये वाइट वाला ये टेंडन है ना। ओके, जब ये, अब ये टेंडन जो है वो दो जगह लगा हुआ है, कहाँ कहाँ, एक तो बोन में लगा हुआ है और एक मसल में लगा हुआ है, राइट। जब ये बोन में लगता है
तो जॉइंट बनाता है, जब मसल में लगता है तो भी जॉइंट बनाता है, राइट। जब ये बोन में जॉइंट बनाता है, जिस वक्त बोन में जॉइंट बनाता है तो इसको कहते हैं ऑस्टियोटेंडिनोसस जंक्शन। लिख लीजिए, ऑस्टियोटेंडिनोसस, TENDINOSUS, टेंडिनोसस जंक्शन। बोन साइड, ऑस्टियो मीन्स बोन, याद है ना हमको, ऑस्टियो मीन्स बोन, दैट्स इट, है ना। तो ये तो आपका जंक्शन ऑस्टियो टेंडिनोसस, टेंडन के साथ ऑस्टियो का जंक्शन, टेंडन के साथ बोन का जंक्शन इज कॉल्ड ऑस्टियो टेंडिनोसस जंक्शन, OTJ, शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं OTJ। आपके कंपटीशन में कभी ये सवाल आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTJ इन ह्यूमन बॉडी, राइट। तो ऑस्टियोटेंडिनोसस जंक्शन, ये आपको बोल के खुद याद करना होगा। मैंने आपसे एक क्लास पहले कहा था कि अब हमारा टेक्निकल एनाटॉमी शुरू हो चुकी है। अभी आपने देखा ना आज हम लोगों के कितने टेक्निकल वर्ड्स आ गए, है नहीं। अब अगर हमने, फिर मैं कह रहा हूँ एनाटॉमी की क्लास जो मिस करेगा अब वो फिर बहुत लॉस में चला जाएगा। अभी आप देखो लॉस में हम लोग चले जाते हैं अगर हम इस क्लास को नहीं करते, जिन्होंने नहीं करी वो लॉस में चले गए, ओके फाइन। तो ये ऑस्टियोटेंडिनोसस जंक्शन है, मसल में जो अटैच हो रहा है, एक जंक्शन मसल में भी आ रहा है ना जॉइंट, राइट, उसको कहते हैं मायो, ऑस्टियो की जगह मायो, MYO, बाकी स्पेलिंग इज सेम, मायोटेंडिनोसस जंक्शन। इसको आगे कर दो, और आगे और आगे और आगे, पूरा आगे कर दो इसको, ये बच्चा, हाँ बस, और आगे करना, एक स्लाइड आगे करना, और आगे करना, अच्छा नहीं पीछे करो, पीछे करो और हटाओ, वही वाली बस, ओके फाइन। तो हमारा मसल जो है वो एक जगह, क्या है ये, टेंडन से मसल जुड़ी हुई है, तो क्या जंक्शन का नाम है, मसल मायोटेंडिनोसस जंक्शन, राइट, ओके। अगर हड्डी से जुड़ा है ये टेंडन हमारा, ऑस्टियोटेंडिनोसस जंक्शन, ठीक है नहीं। मेरी क्लास में एक और ख़ास ख्याल रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, आई डोंट नो कब कहा था, लेकिन कहा था कि प्रोनाउंसिएशन पे आप अपने बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है नहीं। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है तो आपको कम लेवल के कपड़े पहनने पड़ेंगे, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ख़राब है तो आपको बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, और वो शर्त तभी तक है बस जब तक मुंह नहीं खुलेगा आपका, वरना वो भी लोकल हो जाएंगे, फिट्टा मुंह, ठीक है नहीं। इसलिए आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। शन को शन बोलिए, शन को शन बोलिए, सन मत बोलिए। आप में से बहुत से लोग सन बोल रहे हैं। शलजम वाला शाह हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में होता है या नहीं होता है, तो फिर क्यों नहीं बोलते हम सा? मैंने गलत बोला क्या? नहीं गलत बोला मैंने, शाह क्यों नहीं बोलते? हम बोलते हैं कि वो श्याम आया था, जबकि होता क्या नाम, श्याम आया था। इसी तरीके से हम जा और जा बिंदी वाला, जहाज, जहाज। किसी भी अक्षर को पढ़ने का सबसे, किसी भी अक्षर को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसको लंबा बोलिए, तो निकलेगा जहाज।
राइट। आप बोलेंगे तब निकलेगा वरना निकलेगा ठीक है नहीं। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप लोग सबको, मुझे और आपको सबको अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा करना है। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो पाया तो हम लोग काफ़ी काम कर लेंगे और काफ़ी आसानी से। तो ये हमारा क्या है, ये फैशिया। ओके, यहाँ पे क्या हमारे बुर्सा सैक्स होंगे या नहीं होंगे? होना ज़रूरी है, ना हो तो घिसन पैदा हो जाएगी। ओके फाइन। ये दो जंक्शन से जुड़ी हुई है। ये वाला जंक्शन का पार्ट हमारा जो है वो ऑस्टियो, दिस इज ऑस्टियो टेंडन, मायो टेंडन, और दिस वन इज ऑस्टियो टेंडन। ओके फाइन। ये हमारा जॉइंट है ना। दिस इज फ्रीली मूवेबल जॉइंट, राइट। इस जॉइंट के बीच में बहुत सारे बुर्सा सैक्स हैं। अभी वो बुर्सा सैक्स बहुत बड़े साइज के हैं। जो आपके फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं ना, फ्रीली मतलब कहीं भी आप घुमा लो, राइट। इनमें बुर्सा सैक्स बड़े वाले होते हैं क्योंकि इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है ना। अच्छा, यहाँ पे है लेकिन कम है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बुर्सा सैक्स भी कम होंगे और साइज भी छोटा होगा। अगर ज़्यादा सिनोवियल फ्लूइड चाहिए तो मींस ज़्यादा बुर्सा सैक्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑर्डर कर देगा तो वो बाहर निकल आएंगे, राइट। यहाँ पर जो है वो बुर्सा सैक्स ज़्यादा भी होंगे और बड़े साइज के भी होंगे। उनके अंदर सिनोवियल फ्लूइड भी बहुत बड़ा बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा, राइट। और वो जो है वो फिर वो हड्डी को आपके जो है वो आपस में रगड़ नहीं खाने देता बिल्कुल भी। ओके फाइन। तो अभी तो हम लोगों ने जो है वो येलो लिगामेंट के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। अभी जो है वो वाइट लिगामेंट, दिस वन इज अ वाइट लिगामेंट, है ना। देख रहा है छू के कोई? दूर से ही ठीक है। ओके फाइन, है ना। दिस इज वाइट। हाँ मोटी है। और जैसे ये जो नीचे साइड की वो भी है क्या? नीचे से ये जो वाइट है ये पूरी साइड ये तो बोन है, ये तो बोन है ना। और दूसरे स्ट्रक्चर्स होंगे। नहीं डर रहा, मैं उसे डरा रहा हूँ। उसके येलो वाले का स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में कुछ ज़रा चेंज फील करने की कोशिश कीजिए ज़रा। तो टच करिए ना। हैं? ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके, होगा, हो सकता है ज़्यादा फ्लेक्सिबल। वो ज़्यादा टाइट। कौन सा? वो टाइट था भाई, येलो वाला। ये कर जाएगा सर, वो नहीं करेगा। डेंस पता करो, डेंसिटी इसकी कम लग रही है, ज़्यादा, इसकी ज़्यादा है। आपने फील करा होगा, जिन लोगों ने छू लिया है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कि येलो वाले को आपने देखा होगा वो थोड़ा डेंसली पॉपुलेटेड कम था, है ना। वाइट वाला जो है वो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। ये ACL है आपका, ये 30 डिग्री पे इसको चोट लगना शुरू हो जाती है। ये सर आराम से पक जाता है। और ये स्पोर्ट्स में कॉमन मोस्ट इंजर्ड लिगामेंट है, कॉमन मोस्ट। इसी वजह से आप ACL का नाम हमेशा सुनोगे, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का। इसके जस्ट पीछे जो है वो एक और क्रूशिएट लिगामेंट होता है जिसको हम लोग PCL बोलते हैं, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, राइट। वो पोस्टीरियर वाला पीछे है,
लेकिन पोस्टीरियर पे बहुत कम चोट लगती है, और ख़ास करके जिम्नास्टिक में लैंडिंग के टाइम पे पोस्टीरियर में चोट लग सकती है। कंपोजिशन में कोई डिफरेंस होता है? वो येलो होता है, कभी वाइट होता है? हाँ, कंपोजिशन में फ़र्क होगा ना इनके, है ना। ACL है सर? ये ACL है। सर ये सर जैसे ये बोन से मसल्स को कनेक्ट कर रहा है या मसल्स से बोन? अभी ये बोन, ये यहाँ पर ना अभी और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर था, वो सब कट गया है ना। ओके फाइन। तो मैं आपसे एक चीज़ ये कह रहा था कि लीजिए, देखिए, नहीं मत देखो वेरी हार्ड। जी, ये वाइट है ना? जस दिस इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ वेरी हार्ड। अंदर क्या है, अंदर तो चूहा है इसके, इसमें तो काट देगा ये आपको। ओके फाइन। तो बाकी हमारी ये बोन है। अच्छा, हमारा जो बोन है, राइट, ख़ास करके ह्यूमंस की बोन, राइट, किसी भी जानवर की बोन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ह्यूमंस की, हमारी और आपकी। दिखने में भले ही छोटी हो, इससे बहस नहीं है, लेकिन वो हमेशा ज़्यादा स्ट्रांग होगी, दूसरे सारे जानवर नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जानवरों से ज़्यादा स्ट्रांग होगी। क्यों? कॉज ओके, और क्यों, वाई? ह्यूमन दो पैरों पे खड़ा रहता है स्ट्रक्चर का, तो ज़्यादा उनको भी प्रॉब्लम है। ओके फाइन। तो मुर्गी भी दो पैरों पे खड़ी रहती है। ओके फाइन। हाँ, डाइट और एनीथिंग एल्स? यहाँ कुत्ते के बच्चे देखें, देखे ना आपने? आपसे ज़्यादा भागते हैं वो दिन भर। आप तो सुबह बस एक बार भागते हो और दिन भर बैठे हुए हो, है ना। ओके फाइन, राइट। आपको बनाने वाले ने जो है वो, इसको भारतीय संस्कृति में कहते हैं ना, आपको मनुष्य योनि मिली है तो ये सर्वश्रेष्ठ योनि है ना, राइट। हर नेशन की अपनी लैंग्वेज होती है। हम लोग लैंग्वेज पे बात नहीं कर रहे, फिर कभी करेंगे इसके बारे में, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योनि इसको कहा जाता है, राइट। सर्वश्रेष्ठ होगी तो उसके प्रिजर्वेशन का भी तो उसने कुछ तरीक़ा बनाया होगा ना आपके लिए, या नहीं बनाया होगा? वो खाली ऊपर वाले ने जो है वो बस जैसे हमारी आपकी लफबाजी होती है ना, बस मारा पवेलियन से छक्का तो वो आफ्ताब हॉल में जाके बॉल गिरी, ये से मुंह से गिरती है वहाँ तक, बल्ले से आज तक ना गिरी किसी के। आप लोगों में से जिन लोगों ने देखा है पवेलियन और आफ्ताब हॉल, है ना, बीच में एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड पूरा, राइट। तो कई लोग, कई प्लेयर ऐसे हैं क्रिकेट के जो उन्होंने अपने साथियों को सुनाया है कि मैंने एक बार छक्का वहाँ मारा था, लेकिन वो सिर्फ ज़ुबान से ही लगा था, वो बल्ले से वहाँ तक पहुँची नहीं बॉल, क्योंकि पहुँच सकती नहीं। आप समझ रहे हैं? तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ऊपर से कुछ बोलता ही रहता है बस खाली, बल्कि वो आपको, आपके एग्जिस्टेंस के लिए उसने आपको बहुत सारी चीज़ें, बड़ी फैसिलिटीज़ आपकी बॉडी के अंदर प्रोवाइड करी, राइट। उनमें से आपकी हड्डी का मेकअप एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? मसल्स इतनी नहीं है, हैं मसल्स भी, लेकिन मसल्स इतनी नहीं है जितनी हड्डी। क्यों है? इसलिए है क्योंकि हड्डी जो है वो आपका पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क है, और आपका कोई भी सिस्टम अदर देन स्केलेटल सिस्टम, कोई भी सिस्टम स्केलेटल सिस्टम पे टिका हुआ है, वरना ऐसे ही गिर जाएगा जैसे ये गिर गया, सारे सिस्टम गिर गए, है नहीं? ऐसे ही गुड़ी मुड़ी होकर के ऐसे गिर जाएंगे, राइट। ये सारे के सारे सिस्टम्स आपके खड़े हुए हैं क्योंकि आपकी क्लैविकल ऐसे खड़ी हुई है, आपकी स्पाइन ऐसे खड़ी हुई है, आपके आर्म्स ऐसे खड़े, तो ये मसल्स असल यहाँ पे काम कर रही है आपकी। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कोई भी अपनी जगह काम नहीं करेगा, और काम करेगा भी तो बहुत लिमिटेड फैशन में काम करेगा। इसलिए आपका जो प्राइमरी सिस्टम है वो स्केलेटल सिस्टम है, राइट। और इसको स्ट्रॉन्ग का भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, राइट। इस वजह से आपकी जो बोन है उसके ऊपर से अगर ट्रेन भी गुजर जाए, राइट, तो आम तौर से नहीं टूटती। ट्रेन भी गुजर जाए तो भी नहीं टूटती, ट्रेन पलट जाएगी,
इतनी स्ट्रांग है आपकी थाई बोन, इतनी स्ट्रांग है। जब भूकंप आता है किसी के ऊपर दीवार गिर जाए तो पूरा अलग हो जाता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि हर चीज़ का एक एंगल होता है नहीं, एक एंगल होता है, राइट। उस एंगल में ज़रा सा भी आप फ़र्क कर दो, ज़रा सा भी 1 डिग्री का भी फ़र्क कर दो तो वो टूट जाएगा। मुझे मालूम नहीं था कि ये एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा, वरना मैं अंडा लेकर के आता और आपसे कहता कि उस अंडे को ऐसा रखो सीधा और ऐसे रखो और लगा दो ताकत, अंडा नहीं टूट रहा, फिर क्या टूटेगा? क्यों? वो एक है उसकी, वो एक अलग मैटर है, हम उसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल पे नहीं जा रहे, लेकिन वो नहीं टूटेगा। हाँ, वो इतनी ताकत लगाई कि हल्का सा 1-1.5 डिग्री भी टेढ़ा हुआ और फचक सब अंदर ही हाथ में पूरा बाहर आ जाएगा, राइट। तो हर चीज़ का एक एंगल होता है जहाँ उसका प्रिजर्वेशन हो पाता है। अगर उस एंगल पे रही वो बोन तो ट्रेन पलटेगी, आपका कुछ नहीं होगा, मीन्स गोश्त वोश्त फटेगा आपका, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन ज़रा सा भी एंगल टेढ़ा हो गया, अच्छा वो टेढ़ा होना लाजमी है, ज़रूरी है, टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि वो जब नहीं टूटेगी तो वो रगड़ खाएगी, तो वो एंगल कहीं ना कुछ तो हो ही जाएगा ना भाई। आपके लुब्रिकेशन, बुरसा सैक्स भी काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, जब वो मसल फटेगी तो बुरसा सैक्स भी फटेंगे, फिर वो लुब्रिकेशन भी फैल जाएगा, लुब्रिकेशन फैलेगा तो वो बोन भी हल्की सी भी टेढ़ी हुई तो टक से टूट जाएगी, ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी आपके, ऐसे निकल जाती है। तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन मजबूती मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो मजबूत इतनी ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि हमारा प्रिजर्वेशन का सवाल है, और सारा प्रिजर्वेशन आपके इस फ्रेमवर्क पे है। यही फ्रेमवर्क आपको शेप दिए हुए है, यही फ्रेमवर्क आपके मूवमेंट के लीवरेज आपका दिए हुए, तभी आप काम कर पाते हो। मैं ये हाथ ऐसे हिला पा रहा हूँ ड्यू टू बोन, नॉट ड्यू टू मसल, नॉट ड्यू टू नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए, मसल में प्रॉब्लम आ जाए, फैशिया में प्रॉब्लम आ जाए, बुरसा में प्रॉब्लम आ जाए, तो विद पेन आई कैन मूव। लेकिन अगर बोनी सिस्टम में आ जाए, कहते हैं ना कि हाथ टूटा या नहीं टूटा, मूव करके दिखाओ। क्यों? क्योंकि बोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई ना। तो बोन इज द प्राइमरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी, राइट। ओके, तो हम लोगों ने जो है वो लाइव समझने की कोशिश की कि हमारा येलो फाइबर, हमारा वाइट फाइबर, हमारा टेंडन, हमारे मसल और टेंडन का रिलेशन, राइट, हमारी बोन और टेंडन का रिलेशन, ये हम लोगों ने लाइव समझने की थोड़ी सी कुछ कोशिश की हम लोगों ने। ओके जी, एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने भी ये पूछा था कि जो एनिमल्स से हमारी जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, तो सर आपने बताया कि एनिमल हमारी बॉडी होती है उसमें हमें स्केलेटल सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सर वो तो एनिमल्स का भी करता है, उन्हें भी शेप ठीक है, काम करता है, राइट, तो वो इम्पोर्टेंट राइट, हमारा वो समझना। ओके फाइन। देखिए शायद मेरा आंसर थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया। पूरी दुनिया में चूंकि सर्वश्रेष्ठ योनि है, इसलिए कंपैरेटिवली ह्यूमन जान की हमेशा ज़्यादा वैल्यू है। ह्यूमन जान की हमेशा ज़्यादा वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने अगर किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाए तो कितने लोग रुकते हैं उसको देखने के लिए? अच्छा, कोई एक बिल्कुल अनजान आदमी है, इंसान है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है इंसान टकरा गया, तो कितने लोग रुकते हैं? क्यों? हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ हमारे सर के पीछे, सबके पीछे कहते हैं ये अनकॉन्शियस माइंड, ये कहीं ना कहीं हमारे जो है वो कहीं अंदर ऊपर वाले ने फिक्स करके दी है कुछ चीज़ें हमको, है नहीं, कि ह्यूमन जान सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी केयर बाय डिफॉल्ट तो सबको करनी है। अच्छा, सबको करनी है मतलब सिर्फ इंसानों को नहीं करनी, सारे ब्रह्मांड को इसकी हिफाजत करनी है, इसकी सुरक्षा करनी, सबको करनी है इसकी। अच्छा, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब आप ही के रिलेशन में लगी हुई हैं, आपके रिलेशन में लगी हैं, आपकी सेवा में लगी हैं। अब आप जो कुछ भी बोल दो, ये सूरज आपके लिए निकल रहा है। जिस दिन इंसान नहीं होंगे तो सूरज भी नहीं होगा, राइट। चूंकि इंसानों को आना था इसलिए सिस्टम पहले से चलाया। इंसान बाद में आता है, पहले उसका इंतज़ाम किया जाता है। मैं अपनी माँ के पेट में
बाद में आया था या मैं बाद में इस दुनिया में आया था, पहले मेरी माँ के दूध आ गया था तब मुझे भेजा गया। मीन्स पहले सारा इंतज़ाम किया जाएगा और फिर उसको इंसान को भेजा जाएगा। इस वजह से सूरज, चांद, सितारे, ये ब्रह्मांड, ये मौसम, ये अर्थ का ऐसा घूमना और फिर ऐसा घूमना, ये दुनिया के तामझाम, ये जितने भी हैं, ये सब चूंकि आपको और आपकी फ़ौज को, मुझको और मेरी फ़ौज को, सबको आना था, इस वजह से पहले करोड़ों सालों से पहले इंतज़ाम चलाया गया। राइट? और ये इसी वजह से चल रहे हैं। जिस दिन इंसान ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये भी सब ख़त्म हो जाएंगे। राइट? इसलिए जो है वो इंसानी जान की चूंकि कीमत ज़्यादा है, इंसानी जान की चूंकि कीमत ज़्यादा है, इस वजह से इसका सर्वाइवल भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे आपके सबके पूरे जीवन में। बात समझ में आ गई? राइट। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का इसके सिलसिले में हो तो अब बताएं। सर वाइट और येलो लिगामेंट्स की लोकेशन का क्या है? लोकेशन अभी मैंने आपसे बात करी ना, वाइट कहाँ होता है? वाइट बताओ, वाइट लिगामेंट कहाँ होगा? है घुटने में होगा, ACL उसका नाम है। राइट? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, राइट? ACL समझ रहे हैं, है ना? हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर, वॉलीबॉल प्लेयर, कबड्डी, है नहीं, बहुत चोट लगती है। स्विमर्स को बहुत कम लगती है ACL में। क्यों? यूज़ होता है, क्या बात कर दी आपने, यूज़ नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं लगेगी? पानी के अंदर क्यों नहीं चोट लगेगी? राइट। आपका जो पानी है उसके अंदर एक बॉयंट फोर्स होती है। बॉयंट फोर्स आपको जो है वो उठा के ऊपर रखती है, पुश करती है आपको ऊपर। तो आपको ऑलरेडी एक सपोर्टेड इक्विपमेंट नीचे से मिला हुआ है। राइट? अगर वो 30 डिग्री पे कहीं शिफ्ट भी होगा तो वो उसको सपोर्ट के साथ है। आपने देखा फिजियोथेरेपिस्ट सपोर्ट के साथ आपको मूवमेंट कराता है तो कम दर्द के साथ आप कर लेते हो, है ना? ओके, तो वो ACL है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारा, जो वाइट वाला है। राइट? जहाँ पे आपके ज़्यादा मीन्स आपको सेफ्टी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर येलो होंगे। लाइक ये येलो जो है वो स्पाइनल कॉलम के चारों तरफ होंगे येलो, और ये मूवमेंट में बहुत प्लायबल होते हैं, बहुत इजीली मूवेबल होते हैं। वाइट वाले जो होते हैं वो लेस एक्टिव होते हैं एक्टिव, लेकिन लेस एक्टिव होते हैं। वाइट वाले को कितने डिग्री पे चोट लग जाती है? 30 डिग्री। अगर उसका टेढ़ा हुआ, हल्का सा ऐसा हुआ, तो वो चोट लग गई उसको, ACL को। राइट? लेकिन येलो वाले को आप, मैं तो इतना ही जा पाता हूँ, लेकिन जो आप में से चले जाओ तो 90 डिग्री भी चले जाओगे आप में से कुछ लोग, उसका कुछ नहीं होता। राइट? जहाँ पे वाइट वाले को चोट लग जाती है वहाँ येलो का तो वार्म अप शुरू होता है। ऐसे समझने की कोशिश करो जी। सर जैसे किसी का अगर ACL डैमेज हो जाता है तो सर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ तो वो कहते हैं कि अगर आपको फुटबॉल आगे खेलना है तो ऑपरेशन करा सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी ऐसे भी वो कर सकते हैं, मतलब उसमें प्रेशर ना लीजिए। देखिए ऐसा होता है असल में, जो ये लीगामेंट्स है ना, मैंने आपको बोला लीगामेंट जो है वो जो मिनिमम पॉसिबल की चोट लगी है आपको लीगामेंट में, वो 4 से 6 महीने लगाएगी सही होने में। मिनिमम पॉसिबल चोट 4 से 6 महीने लगाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर अभी 1.5 साल आपको केयर के साथ खेलना होगा, मतलब 30 डिग्री पे ना हो, यानी कि 2 साल गए आपके मिनिमम पॉसिबल चोट। क्यों? क्योंकि लिगामेंट के पास लीस्ट अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है। उसको खाना नहीं पहुंच रहा, उसे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, उसे दवा नहीं पहुंच रही, उसे कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन, कोई कुछ नहीं पहुंच रहा उसको। राइट? अच्छा, जब कुछ नहीं पहुंच रहा उसको तो वो सही कैसे हो? तो सही होना उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, अब आपको खेलना है। अच्छा, जब आपको डॉक्टर बोल रहा है कि आपको खेलना है, मतलब आपको प्रोफेशनली खेलना है, तो जब आपको प्रोफेशनली खेलना है तो अब होता क्या है कि वो लीगामेंट जो है वो जैसे हम लोगों ने क्लास में बात करी थी, मसल जो है वो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी की होती है, वो खिंचती है वापस आ जाती है इलास्टिक की तरह। अगर ज़्यादा खिंच जाती है तो फिर वो फाइबर वापस नहीं आता। आमतौर से ऐसा होता नहीं मसल्स के साथ,
लीगामेंट के साथ ऐसा होता है कि अगर एक बार इसकी टीयरिंग हो गई तो ये वापस नहीं आता दोबारा, ये गया तो गया। अच्छा, अब आपको खेलना है तो अब ये लीगामेंट ढीला हो गया ना ये तो अब। अच्छा, नर्व सप्लाई बहुत है, लीगामेंट की नर्व सप्लाई बहुत होती है, टेंडन की भी नर्व सप्लाई बहुत होती है, इसी वजह से बहुत तेज चीखता है आदमी जब उसके लीगामेंट में चोट लग जाती है, या एंकल में जब चोट लग जाती है आपके, जिसको हम स्ट्रेन भी बोलते हैं या स्प्रेन भी हम बोलते हैं। जब हमारा स्प्रेन्ड एंकल हो जाता है तो चीख बुरी तरीके से निकलती है, हम छूने भी नहीं देते, इवन कोई ऐसे करे तो भी चोट लगती है। क्यों? क्योंकि टेंडन्स और लिगामेंट्स में नर्व सप्लाई भरी पड़ी होती है। ओके फाइन। अब वो दर्द बहुत करता है, वो जो हिस्सा तो टूट गया है या आउट स्ट्रेच्ड हो गया है, तो वो आपको दर्द बहुत ज़्यादा करता है। ओके, अब आप खेल नहीं पा रहे उसकी वजह से, तो अब आपको एक काम, वो जाहिर सी बात है भाई, आपका वो फिजिशियन है, सर्जन है, वो आपसे क्या कहेगा? वो कहेगा कि आप इसको जितना आउट स्ट्रेच्ड हिस्सा हो गया है आप इसको कट करवा लो, राइट। ये वाला लीगामेंट का हिस्सा और ये वाला लीगामेंट का हिस्सा, इसको हम जोड़ देते हैं और सिल देंगे, या एल्फी लगा देंगे बीच में, हम चिपक जाएगा ये। अब आप खेलना शुरू कर दो फिर से। ओके, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि वो जब जोड़ेगा तो आप पहले की तरह नहीं खेल पाओगे। जैसे आप जब आउट स्ट्रेच हुआ था उससे पहले जैसे नेचुरल फॉर्म में खेल रहे थे, वैसे फॉर्म में तो आप जिंदगी में कभी नहीं खेल पाओगे, सॉरी टू से, कभी नहीं खेल सकते। अच्छा, फिर 30 डिग्री पे हुआ तो अब वो चोट ज़्यादा लेवल की लगेगी, यानी कि ये टक से टूटेगा, ये टूटेगा तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इसलिए जिन प्लेयर्स ने जो प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं, जिन लोगों ने भी ऑपरेशन कराया, तो उनको हर 4 से 6 महीने बाद फिर से ऑपरेशन कराना होता है। कपिल देव सर ने खेला, कपिल देव सर को जानते हैं हम लोग सभी, राइट। कपिल देव सर ने खेला, कपिल देव सर का जो है वो राइट आर्म पेसर थे, राइट। राइट आर्म लीगामेंट उनका जो था वो टूट गया, राइट। उन्होंने इंग्लैंड में सर्जरी कराई। इंग्लैंड के बाद उस ज़माने में ये वनडे इतने नहीं हुआ करते थे, वो टेस्ट मैचेस बहुत होते थे, तो वो 5-5 टेस्ट मैच हो रहे हैं, ओके फाइन। तो वो 3 महीने के बाद फिर वहाँ पहुँच गए वो करा करके, फिर वो ऑस्ट्रेलिया पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया में एक बार डाइव लगाई तो वो फिर वो ऐसा आउट स्ट्रेच हो गया, वो फिर ऑस्ट्रेलिया में कराया। उन्होंने 11 ऑपरेशंस कराए, या तो खेल नहीं सकते। अच्छा, वो है प्रोफेशनल मीन्स उनका कैरियर है ये। अब हमें ये समझना है, ये उनका कैरियर है, कैरियर का सवाल है, राइट। तो उन्होंने 11 ऑपरेशन कराए। लेकिन अगर कोई कॉमन आदमी है, मेरी तरह का है, मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं टीचिंग में हूँ, राइट। देखिए, जब आपने ऑपरेशन कराया है तो दर्द में तो आप तब भी रहोगे, उसके बाद भी दर्द में तो रहोगे, केयर के साथ तो आपको रहना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं है, मीन्स जिस पे आपकी बॉडी पे जो आपका प्रोफेशन पूरा टिका हुआ हो 100%, राइट, तो फिर आप क्या करना चाहिए? मेरा अपना सजेशन है, आपको अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी चाहिए और आपको उस दर्द को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि दर्द तो तब भी रहेगा और दर्द अब भी रहेगा। अगर आप अब ऑपरेशन ना कराएं तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, और दर्द को मैनेज करने की कोशिश करें। उसके आसपास की जो सपोर्टिंग मसल्स हैं आप उनको स्ट्रांग करिए, राइट। आप अपने लीगामेंट्स को, टेंडन्स को स्ट्रांग करिए। हम लोगों ने बात करी ना एनर्जी सेविंग टेंडन को हम कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, आप उसको स्ट्रांग करिए। मीन्स दर्द में तो अब रहना है, चोट एक बार लग गई है लीगामेंट में तो दर्द में तो रहना है, ये तो पक्का है, राइट। अब कैसे रहेंगे आप, वो आपके ऊपर चॉइस है, आप कैसे चाहते हैं वैसे आप रह लीजिए, ठीक है नहीं। तो अगर आपका प्रोफेशन है लिटरली में, जो कि इस वक्त नहीं है आपका प्रोफेशन, देखिए ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि मैं फिर कह रहा हूँ दोबारा आपसे, आप यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन बनने नहीं आए हैं, राइट। स्पोर्ट्स पर्सन्स मेकर्स बनने आए हैं, आपकी उस चीज़ की ट्रेनिंग है। हम असल में आते तो किसी और चीज़ के लिए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में, है नहीं, आते तो हम किसी और चीज़ के लिए हैं और फिर वो कहीं चले और जाते हैं। कुछ भी करिए, सब कुछ करना ज़रूरी है, मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ढाबेबाजी भी करिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए।
लेकिन जिस चीज़ के लिए आए हैं उसके रिलेशन में करिए, सब करिए। दोस्तों के साथ भी बैठिए, रात में 1 बजे तक भी जागिए, अगर जाग सकते हैं तो जागिए, लेकिन सुबह फिर आ जाइए, क्लास में टाइम पे आ जाइए। अच्छा 2-4 दिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार मुझको वो 1 बजे नहीं, वो मुझे 11 बजे तक कहीं कट करना चाहिए। अच्छा वो सीख जाइए, सीखता है आदमी, तो 1-1.5 घंटे में आप सीख लीजिए उसको। तो इसलिए ऐसा करते करते, लेकिन वो जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी नज़रों से ओझल मत होने दिए। यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी और आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, और हम जो हैं वो कभी पॉलिटिक्स की फील्ड में चले जाते हैं, कभी हम फिल्म मेकिंग जीईसी में, सीईसी में, हम उसमें उस क्लब्स में चले जाते हैं, फिर हम वहाँ से, वो सब ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप जिस काम के लिए आए हो उस काम के रिलेशन में आपको वो काम करने हैं, ना कि वो आपका प्रोफेशन है। इसको जितनी जल्दी हमें आपको समझ में आ जाएगा हम उतने इस फील्ड में कामयाब हो जाएंगे। वरना वो क्या बोलते हैं, वो न सनम मिला न विसाले सनम मिला, पता नहीं क्या है ना, ऐसा होता है। राइट, तो टारगेट बना के रखिए अपना, फोकस्ड रहिए बिल्कुल, और फोकस्ड बन करके एक बार रहिए, आप बहुत अच्छे से काम कर लेंगे अपना। राइट, आगे करना ज़रा इसको। 5 मिनट का ब्रेक, पानी यानी पियाइए जाइए। राइट, नॉन स्टीरॉयडल STEROIDAL, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ANTI-इन्फ्लेमेटरी INFLAMMATORY इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अभी एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि उनके लिगामेंट में प्रॉब्लम है और कभी वो ठीक हो जाता है अपने आप, कभी वो दर्द करने लगता है या किसी मूवमेंट में दर्द करने लगता है, और कल मेरा कोई अगर मैच है, कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, मुझे करना उसमें ज़रूरी है, तो मैं क्या करूं? कोई मेथड है जो सही हो जाए? वो तो वो सही नहीं हो सकता, सही तो नहीं होगा, वो तो आपके साथ जीवन भर लगा रहेगा। अब आप चलिए उसके साथ। राइट, हाँ आपको कल एक्टिविटी करनी है, 2-3 दिन 5 दिन एक्टिविटी करनी है, तो आपको पेन किलर खानी पड़ेगी। अच्छा, पेन किलर में भी कई सारे टाइप के पेन किलर्स होते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर, राइट, ये स्टीरॉयड बेस्ड नहीं होते। स्टीरॉयड बेस्ड जो पेन किलर्स होते हैं, स्टीरॉयड बेस्ड बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत पोटेंट होते हैं, बहुत ताकत वाले होते हैं, मगर उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि आपको आदत पड़ जाती है स्टीरॉइड्स की तरह, ड्रग्स की तरह, आपको उसकी आदत पड़ जाती है। मीन्स आप बिल्कुल ठीक भी हैं तो भी आपको रात में 6 बजे खाते हो तो खाना पड़ेगी, नहीं तो बॉडी ऐसे ऐसे हिलने लगेगी। हाँ, जैसा होता है कोकेन वाला जैसा होता है वैसा होने लगेगा। तो वो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो नाम है उसका नॉन स्टीरॉयडल, स्टीरॉयड नहीं है उसमें, और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वो आपके जो दर्द के जो नर्व्स हैं उनको ब्लॉक कर देती है वो, ठीक है नहीं। ये हशीश, गांजा, ये जितनी चीज़ें ना, ये भी आपके नर्व पेन को ब्लॉक कर देते हैं। इसी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इतनी सी पुड़िया सी ना वो यहाँ दबा लेते हैं अंदर, और वो जूस निकलता रहता है, और वो 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, क्योंकि वो वो जो दर्द है ना, वो ब्लॉक हो रहा है, लगातार ब्लॉक हो रहा है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा कितना हो रहा है। पेन जो है, पेन आपके लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जो है वो बेस्ट इंडिकेटर है, आपको बताता है कि अब आपकी बॉडी को कहाँ खतरा हो गया। अच्छा, प्यास इज ए टाइप ऑफ पेन। अभी आप देखो ना, जब प्यास ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो कितनी तकलीफ होती है। अच्छा, तकलीफ तो दर्द में होती है। प्यास लगी है इसका मतलब है कि बॉडी डेंजर जोन में चली गई है, बॉडी फ्लूइड इतना हो गया है कम उसका कि वो डेंजर जोन में चली गई, राइट। तभी वो कराहना शुरू कर दिया उसने। दैट कराहना इज कॉल्ड इन आवर सभ्यता
इट इज़ कॉल्ड एज प्यास। तो हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, हमको कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हमें प्यास ना लगे। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा जब मैच चल रहा है, मैच चलते पे तो फिर कुछ ध्यान नहीं है हमको, तब हमको प्यास लगी है वो तो एक अलग बात है। लेकिन पूरे 24 घंटे में यानी कि आपको अपना फ्लूइड का लेवल इतना अच्छा रखना है, बॉडी में इतना सही रखना है लेवल का कि आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, राइट। तो आपको जो है वो ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ये ड्रग्स आपको लेनी पड़ेंगी, तब आप जो है वो अपने टॉर्न लिगामेंट के साथ, आउट स्ट्रेच्ड लिगामेंट के साथ तब आप काम कर सकते हैं, वरना आप उसके साथ काम। जैसे प्यास नहीं लगती तो पानी नहीं पीते, तो ऐसा होता है ना कि पानी पीना चाहिए, पर पानी पीना चाहिए, और क्या मैं कह रहा हूँ। प्यास ही नहीं लगती तो पीती नहीं। हाँ, तो ये गलती है हमारी। ये हमारे असल में कुछ चीज़ें हमको और आपको सोसाइटी में अब वो चाहे वो घर वालों की तरफ से आई हो, चाहे रिश्तेदारों से आई हो, चाहे दोस्तों से आई हो, चाहे मीन्स काम करने वालों के साथ आई हो, लेकिन वो समाज हमको कुछ चीज़ें बड़ी गलत सी सिखा देता है। एक तो यही सिखा देता है गलत सी। अच्छा, किसी ने नहीं सिखाया नहीं है असल में, आपको किसी ने भी नहीं कहा कि प्यास नहीं लग रही तो पानी क्यों पी रहे हो, कभी कहा आपसे किसी ने क्या? खुद चूंकि दूसरा नहीं कर रहा है ऐसी हरकत, इसलिए बच्चे ने सीख लिया, आपने भी सीख लिया, मैंने भी सीख लिया कि यार प्यास लगती तब पानी पीते हैं। नहीं, प्यास तो पेन इंडिकेटर है, आपको तो उससे पहले ही पानी पी लेना चाहिए था। आपको सप्लाई ऐसी अच्छी रखनी चाहिए थी कि वो मीन्स रिजर्व में जानी नहीं चाहिए थी, ये तो रिजर्व में चली गई बॉडी, राइट। दूसरी चीज़ हमको और आपको समाज क्या सिखा देता है गलत, आपको जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमको समाज ये सिखा देता है, ये सिखाता है। अच्छा, इसलिए नहीं सिखाता कि बुराई है, वो बस ऐसे ही है, वही सिखा देता है कि अरे तुम्हें ये भी नहीं आता। लो, जहाँ आपने 10-12 बार बच्चे से कहा, अब बच्चे का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया सवाल पूछने का, अब वो यहाँ सवाल ही नहीं पूछ रहा। अभी आप देखो 2 लोग आए, वहाँ आए पूछने के लिए, क्यों आए? मतलब नहीं हो सकता है कि वो उनको क्लास ऑफ हो गई, बाद में सवाल आया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हमें आदत ही नहीं है पूछने की ऐसे, क्योंकि दूसरा क्या तुम्हें इतना भी नहीं आता, मीन्स पता नहीं बराबर वाला क्या सोचेगा अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया। अच्छा, इसमें टीचर्स भी बहुत रोल अदा करते हैं, है नहीं? वो अधरी गगरी छलकत जाए, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अधरी गगरी छलकत जाए। अब किसी को एनाटॉमी के बारे में इतनी जानकारी ना हो जितनी वो आपके क्वेश्चंस को हैंडल कर ले, तो वो क्या करता है, वो अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। हॉकी में, फुटबॉल में पहली स्ट्रैटेजी जो है वो अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। बच्चे ने सवाल पूछा, टीचर ने द पेला, तो हाँ मतलब कुछ भी XYZ बैठ जा, कुछ भी कर दिया। अब बता नहीं रहा वो कि उसे खुद नहीं आ रहा, या उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि बच्चा पूछेगा तो बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा, तो वो क्या कर रहा है, बैठ जा। हाँ, बीच में कैसे बोल दी, तो उससे क्या हुआ, हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अच्छा, हम लोग अब आ गए BPED में। अब BPED में आ गए, वहाँ पे तारिक मुर्तज़ा जैसा कोई मिल गया। अब उसने कहा नहीं यार, खूब सवाल पूछा करो, अच्छा है, सवाल पूछना तो बहुत अच्छी चीज़ है, और प्यास से पहले पानी पीना चाहिए और ये करना चाहिए। और वो लाइव गोश्त लेकर के आ गया क्लास में। वो कहें अजीब यार, पागल आदमी यार, ऐसी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि लिगामेंट में चोट लग गई तो अब ये कभी सही नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम सही नहीं होगी, हो सकता है भाई कभी कोई और एक्सीडेंट हो जाए तो सही हो जाए किसी और तरीके से सही हो जाए, लेकिन आमतौर से सही नहीं होती। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। कोई और सवाल आप लोगों का? तो दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। मैं दवा का नाम मैं बता सकता हूँ, दवाओं का NSAID वाली, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नहीं, पेन वेन मत उठाइए, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट। वो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, राइट, एंड आई एम नॉट एलिजिबल पर्सन, राइट। कोई एक दवा है, फॉर एग्जांपल XYZ नाम की एक दवा है, मैंने आपको बता दी, आपने जो है वो कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई ट्रायल है, इंटरवर्सिटी के लिए मैच है, कुछ है, आपने वो खा ली। अच्छा, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होती हैं, उनकी एक खासियत होती है कि वो कभी कभी क्या करता है कि अंदर से रेस्पिरेटरी वो क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम लोग एस्थमा बोलते हैं। सांस फूलने लगती है एकदम से। अच्छा, सांस फूल गई, हम घबरा गए। अच्छा, घबराहट जो है वो बड़ी जानलेवा चीज़ होती है। ये कोरोना में जितने भी गए हैं ना, इसमें से 80% जो है वो घबराहट में चले गए, सच बता रहा हूँ।
ये तो वायरस हमेशा से था, ऐसे ही था, ये ऐसा थोड़ी आज पैदा हो गया है ना। लेकिन अभी घबरावा ज़्यादा दिया कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने, प्लान्ड वे में। वो घबरा गया तो पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि बिक्री तभी होगी जब इमरजेंसी क्रिएट करोगे आप, तभी बिक्री होगी, वरना बिक्री नहीं होगी, राइट। एनी हाउ वो एक अलग इशू है। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अब वो मीन्स मैंने आपको एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग बता दी, आपको कोई भी एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई, आप जो है वो ऊपर वाला ना करे, लेकिन आप वो एम्बुलेंस को आपने फ़ोन किया एमयू की, वो आपको वहाँ ले गए, उसने पूछा भाई किसने कहा था, क्या क्या खाया था, आपने बताया कि ये भी खाया था, किसने बताया साहब, तारिक साहब ने बताया था, तो पता तारिक साहब 6 महीने की जेल हो गई, हाँ मखा है नहीं। तो मैं दवा ववा कभी नहीं बताता, नहीं चुपके से आओगे तो मैं बता दूंगा, ताकि मैं कल को मुकर जाऊँ, मैंने तो नहीं बताई लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा। ओके फाइन। तो एंड अच्छा, किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, आपके हॉल में या दोस्तों में आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्टिफाइड होंगे इस काम के लिए, आप उनसे पूछ लिए कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कोई ड्रग बताओ यार मुझको, पेन किलर कोई ऐसी बताओ। तो स्टेरॉयडल ना हो, ये बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। स्टेरॉयडल बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत तेज़ इफेक्ट करती है, फटाफट। ये थोड़ा टाइम लगाती है, 30 से 40 मिनट लगाती है, वो बहुत तेज़ असर करती है। तो आपको अगर बहुत कोई ज़रूरी चीज़ हो जाए, कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए, तो स्टेरॉयडल ले लो। तो एक वो भी जाहिर सी बात है, आपने कभी एक टाइम बीइंग के लिए ली है, अदरवाइज़ उसकी फिर लत पड़ जाएगी आपको। अच्छा, ये जितने भी पेन किलर्स होते हैं ये आपकी किडनी को ख़राब करते हैं। तो अगर आपको नॉन स्टेरॉयडल की आदत नहीं पड़ती, लेकिन स्टेरॉयडल की आदत पड़ गई, तो ये किडनी गई, अभी नहीं लेकिन हाँ 25-30 सालों में चली जाएगी, किडनी चली जाएगी। तो इसलिए स्टेरॉयडल तो बिल्कुल नहीं लेनी। तो आप जिससे भी पूछो, जो भी आपको MBBS डॉक्टर हो, कोई यूनानी डॉक्टर, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, आप उससे पूछो तो उसको बोलो स्टेरॉयडल ना हो, नॉन स्टेरॉयडल पेन किलर बताओ, कोई भी XYZ, वो खा लो आप, उसका असर रहता है 8-10 घंटे, 8-10 घंटे रहता है। 8-10 घंटे आप अपना काम करो, उसके बाद आप फिर आप अपने पेन को मैनेज करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पेन मैनेज कर लिया तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो हम लोग क्लास अभी यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। कल हम लोग की क्लास है क्या? 2:50 पे हमारी क्लास पे है, राइट। थैंक यू वेरी मच।